राम राम जी। आज की स्पेशल क्लास हरियाणा ग्रुप डी खतर और गल्ला एचटेट वाले भी इस क्लास में देख सके हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़े बनाने का काम भगवान करा, लेकिन हमने भी जोड़े बनाने पड़ा हुआ है। एस्टेट पीआरटी पेपर 19 दिसंबर 2021 को पूछा गया प्रश्न है, झील और स्थान। सबसे पहली झील दे रखी बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। कह रहा है कि ये बिंडावास झज्जर है, चंदेली गुड़गांव है, बुलबुल वलैया झील जींद के अंदर है। नु बताने कि इनमें से कौन सी झील सही है, ये चीज बतानी है आपने। सबसे पहले फरीदाबाद के बारे में, बड़खल झील जो है ये हरियाणा की कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। ठीक है, कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। 1947 के अंदर इसको किस उद्देश्य से बनाने का काम किया गया था? तो सिंचाई के उद्देश्य से इस झील को बनाने का काम किया गया था। 206 एकड़ के अंदर ये झील फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है इस झील के ऊपर जो है बसंत ऋतु में कौन सा शो होता है? तो याद रखना आपने, फ्लावर शो। फ्लावर शो जो है इस झील के अंदर, फ्लावर शो कौन सी ऋतु के अंदर होता है? तो बसंत ऋतु के अंदर जो है इस झील के अंदर कौन सा शो होता है? तो फ्लावर शो होता है। 206 एकड़ के अंदर फैली हुई है। इस झील की लंबाई और चौड़ाई बड़े मायने में बड़ी खास है। लंबाई और चौड़ाई फटाफट बताने का काम करेगा। लंबाई जो इसकी 664.5 मीटर। ठीक है, और अगर इस झील की चौड़ाई की मैं बात करूं तो 6 मीटर जो है इस झील की चौड़ाई की बात है। ठीक है, अरावली की गोद के अंदर ये बसी हुई है। कौन सी उसके अंदर है? तो याद रखना आपने, अरावली की पहाड़ियों के अंदर जो है ये झील बसी हुई है। अच्छा, इसको पर्यटन स्थल का दर्जा कब दिया गया था? पर्यटन स्थल का दर्जा जो है इसको देने का काम कब किया गया था? तो 1969 1969 के अंदर जो इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। इसके पास एक प्रसिद्ध झील है मयूर झील। अगर कोई आपसे पूछे तो ये किसके निकट है? तो बड़खल झील के निकट है। इसके अलावा फरीदाबाद की धोज झील है। फरीदाबाद के अंदर एक निहारिका झील है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर एक खूनी झील भी कड़ा है। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर ये सारी की सारी झीलें हैं। अगली जी झील जो भाई कौन सी है? भिंडावास झील। भिंडावास सभी को पता है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ती है? तो हरियाणा का झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले के अंदर जो है भिंडावास झील है। ठीक है, उरा लिख रखे है तो 5 जुलाई की वो तारीख थी। 5 जुलाई 1986 को जो है भिंडावास झील, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसकी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा देने का काम कब किया गया था? 5 जुलाई 1986 को। आप सबने बेरा भाई भिंडावास के है, तो भिंडावास हरियाणा की एक वेटलैंड है जिसको हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि है। ठीक है, वेटलैंड है ये, इसको क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि है भिंडावास। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? 5 जुलाई 1986 को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। कितने एकड़ के अंदर फैली हुई है? तो 1016 एकड़ जो है, 1016 एकड़ के अंदर जो है क्या है? ये फैली हुई है। ठीक है, इसके अलावा 3 जून 2009 वो तारीख है जब 3 जून 2009 को भिंडावास झील को क्या किया गया था? पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील स्थल घोषित करने का काम किया गया था। ठीक है, 3 जून 2009 को भिंडावास को क्या किया गया था? पर्यावरण की दृष्टि से जो है संवेदनशील। और दूसरा जो है 3 जून 2009 को इसको किसका दर्जा दिया गया था? तो इसको एक चीज याद रखनी है, इसको जो है पक्षी विहार का दर्जा भी दिया गया था। ठीक है, कौन सा दर्जा दिया गया था? पक्षी विहार का दर्जा भिंडावास को कब दिया गया था? 3 जून 2009 को। 1016 एकड़ जो है, 1016 एकड़ के अंदर ये झील फैली हुई है। आर्द्र भूमि है। 2 वेटलैंड हरियाणा के अंदर फेमस है जिनको रामसर स्थलों के अंदर शामिल 2021 के अंदर करने का काम किया गया था। तो इसको जो है 2021 के अंदर कब शामिल किया गया था? रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? 2021 के अंदर किया गया था। 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने याद रखना है 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यह जो झील है ना, हरियाणा की एकमात्र झील है जो क्या करती है? टापुओं का निर्माण करती है। ठीक है, टापुओं का निर्माण। या फिर नु आ जाओ कि हरियाणा की कौन सी झील द्वीप का निर्माण करती है? इसी झील को हरियाणा की सुंदर झील के नाम के से भी जाना जाता है। ठीक है, सुंदर झील के नाम से जाना जाता है। टापुओं का यह झील क्या करती है? निर्माण करने का काम करती है। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कोई आपसे पूछने का काम करे, ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर भिंडावास झील जो है ये हरियाणा प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ये चीज आपने याद रखनी है। इस झील के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने याद रखनी है, इस झील के अंदर नाइट स्टे की सुविधा भी उपलब्ध है। रात ना अगर जाओ तो रुकन का सिस्टम भी नाइट के अंदर, कमरे कमरे मिल जाए, सत्संग करना हो कुछ मन ना तो क्या 8 शहर के में हो छोड़ा, मैं क्यों खाम खा जिक्र करूं यार, वो हो जाएगा दीवार जिक्र कौन करते यहाँ पे। द्वीपों का निर्माण होता है इस झील के अंदर। टापुओं का टापू जो है इस झील के अंदर पाए जाते हैं। नाइट स्टे जो है इस झील के अंदर है। 3 जून 2009 को पक्षी विहार के रूप में मान्यता देने का काम किया गया था। 1016 एकड़ के अंदर जो है ये झील फैली हुई है। अच्छा, किसके पानी को रोकने के लिए इसको बनाया गया था? तो याद रखना जेएलएन नहर जो है, जवाहरलाल नेहरू नहर जो है, उसका पानी इस झील के अंदर क्या किया जाता है? स्टोर करने का काम किया जाता है। चंदेली झील गुड़गांव कह रहा, चंदेली है। इसके अलावा संघेल है, चंदेली है, उजीना है।
ठीक है, कोटला है, ये सारी की सारी झील हरियाणा के कौन से जिले की झील है? तो याद रखना हरियाणा के मेवात जिले की झील है। बुलबुल झील और बैसे बुलबुल है, बैसे बीबीपुर झील है। बुलबुल और बीबीपुर दोनों की दोनों झील जो है कौन कड़ा की? हरियाणा के जींद जिले की है। बीबीपुर झील के बारे में एक प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के मैदानी भाग के अंदर है? मैदानी क्षेत्र के अंदर हरियाणा की कौन सी झील है? तो आपका उत्तर होगा जो बीबीपुर झील जो है वो हरियाणा की किसके अंदर है? तो याद रखना है मैदानी भाग के अंदर है। 250 प्रकार की, ठीक है, 250 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है भिंडावास झील के अंदर पक्षियों की, ठीक है, 250 से ऊपर 500 के लगभग प्रजातियां हरियाणा के अंदर पाई जाती है। उनमें से अकेले 250 प्रजाति जो है कौन सी झील के अंदर पाई जाती है? भिंडावास झील जो है भिंडावास झील के अंदर पाई जाती है। तो चंदेली झील जो है गुड़गांव के अंदर नहीं है, ये झील कहां पर पड़ती है? ये झील मेवात जो जिला है हरियाणा का, नू जो जिला जो है वहां पर जो है ये झील पाई जाती है। ठीक है, गुड़गांव के अंदर सुल्तानपुर झील है, खलीलपुर झील है, दमदमा है, बहुत सारी झीलें गुड़गांव के अंदर, बसई वेटलैंड भी है। ठीक है, हो जाएगा। बड़खल झील जो है इसके पास में मयूर झील है, हरियाणा की कृत्रिम झील है, 1947 में सिंचाई के लिए बनाई गई थी, 206 एकड़ में है। बसंत ऋतु के अंदर फ्लावर शो किया जाता है, लंबाई 664.5 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। मयूर झील, धोध झील, निहारिका झील, खुन्नी झील, ये सारी की सारी हरियाणा के फरीदाबाद की झीलें हैं। भिंडावास झील को 2021 के अंदर रामसर सतलों के अंदर शामिल किया गया था। टापुओं या फिर द्वीपों वाली झील है, सुंदर झील के नाम से जाना जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी है? भिंडावास है, 2021 में रामसर सतलों में शामिल किया गया था। नाइट स्टे की सुविधा कड़ा है भिंडावास के ऊपर है। 5 जुलाई 1986 को इसको वन्य जीव अभियान का दर्जा दिया गया था, 1016 एकड़ के अंदर फैली हुई है। 3 जून 2009 को इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। सांघेल, उजीना, कोटला, चंदेली, ये सारी सारी झीलें हरियाणा के मेवात की झीलें हैं। बुलबुल और बीबीपुर ये झील कड़ा के हरियाणा के जींद जिले की झीलें हैं। और बीबीपुर एक कैसी झील है? तो आपने याद रखना बीबीपुर एक मैदानी क्षेत्र की झील है हरियाणा प्रदेश की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भगवानपुरा पुरातत्व स्थल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जो बच्चा आज एक प्रश्न पूछूंगा सही उत्तर देगा, हरियाणा प्रदेश की बेहतरीन किताब है। और ये किताब जो 15 प्रैक्टिस सेट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर है। अगर आपको किताब की दुकान पर नहीं मिलती तो लीसो ऐप के ऊपर जाके बुक का ऑप्शन मिलेगा, सोल्यूशन दिया गया, 1 साल का मुख्य मुख्य करंट अफेयर इसके अंदर दिया गया है, तो बुक का ऑप्शन मिलेगा और अपना पूरा एड्रेस डालने का काम कर दीजिएगा, आपको किताब मिल जाएगी। अभी थोड़ी देर में एक प्रश्न पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा उसको ये किताब दी जाएगी। भगवानपुरा पुरातत्व स्थल से क्या मिला है? मिट्टी की कच्ची ईंटों से बना हुआ मकान, तांबे के हाथे वाले गंडासे, मिट्टी के बर्तन तथा ठीकरे, या फिर चित्रित धूसर मर्तभांड। ये चीज बताने का काम करना है कि हमें क्या यहां से मिला है। देखिए, सबसे पहली चीज, भगवानपुरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट मुझे बताने का काम करिएगा। भगवानपुरा कौन से जिले के अंदर है? भगवानपुरा नदी पूछे तो आपको सरस्वती, ठीक है, सरस्वती नदी जो है सरस्वती के नदी के किनारे है। 1975 से लेकर के 1977 तक जो है जीपी जोशी के नेतृत्व के अंदर भगवानपुरा के अंदर क्या हुई थी? तो खुदाई हुई थी। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है, किसके नेतृत्व के अंदर खुदाई हुई थी? जीपी जोशी के क्षेत्र में 1975 से लेकर के 1977 के बीच में जो है यहाँ पर क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। बिल्कुल सही है। हरियाणा का जो धार्मिक नगरी है, हरियाणा की पवित्र नगरी है कुरुक्षेत्र के अंदर ये भगवानपुरा का संबंध है। देखो भाई, सबसे पहले हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा अड़प्पा स्थल, दिया रहा बना भी एक गिलास पानी का, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा अड़प्पा स्थल कौन सा है? तो याद रखना आपने राखीगढ़ी जिला हिसार जो है, राखीगढ़ी जिला हिसार सबसे बड़ा अड़प्पा का स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कड़ा है तो याद रखना दक्ष खेड़ा या फिर फरमाना जिला कौन सा पड़ता? हरियाणा का जिला रोहतक जो पड़ता, ठीक है। हरियाणा के अंदर अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय, अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय याद रखना हरियाणा के अंदर कहां पड़ता है? तो PKL पंचकूला के अंदर है। राष्ट्रीय सत्र का पुरातत्व संग्रहालय हरियाणा के अंदर कड़ा बढ़ने लग रहा तो याद रखना है राखीगढ़ी के अंदर, जिला हिसार के अंदर। सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु या फिर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? सिंधु या सभ्यता का पूर्वी डोमेन या फिर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किस गांव को कहा जाता है? तो याद रखना है भिवानी जिले का मिठाथल गांव को सिंधु सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा जाता है। और इसी गांव के अंदर जो है क्या है, समुद्रगुप्त के या फिर गुप्त वंश से संबंधित सिक्के हमें कहां से देखने को मिलते हैं? तो यहीं से गुप्त वंश के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दक्षखेड़ा दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी राजधानी किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी राजधानी या फिर पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कौन सी रही है? तो याद रखना ये जो राजधानी हरियाणा का हिसार जिले का राखीगढ़ी जो है ये हड़प्पा सभ्यता की क्या रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी भी रहा है,
ठीक है, कोई डाउट हो किसी को, नहीं तो फिर हम आगे चलने का काम करते हैं। अच्छा, मिट्टी की कच्ची ईंटें कहीं नहीं मिली क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जितने भी मकान थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, ठीक है। अरे शर्म रहे, 300 लाइक और 1100 जने लाइव देखने लग रहे हैं। एक बार इसको सारे ग्रुपों में शेयर मार दो जो आपके पास एजुकेशन के ग्रुप हैं, ठीक है, उनके अंदर सारा शेयर मार दो और लाइक कर दो, नो ना करो यार मेरे गला, बोल बोल के थूक सूख गया यार तामोर। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश मिनी यादव दोनों भाषाएं के अंदर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। बैकग्राउंड चलो अगली बार इसको चेंज कर देंगे बैकग्राउंड। देखिएगा, मिट्टी लगभग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है मकान कौन सी ईंटों के बने होते थे, तो पक्की ईंटों के मकान बने होते थे, तांबे के हत्थे वाले गंडासे। तो हरियाणा के अंदर एक सभ्यता है, अगर आपने नाम सुना हो, हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर तहसील का एक गांव पड़ता है सीसवाल, और जो सीसवाल के अंदर जो सभ्यता पाएगी उसको सीसवाल सभ्यता कहा जाता है। और ये जो सीसवाल सभ्यता जो है तांबा युगीन सभ्यता मानी जाती है, तांबे की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। और जो तांबे के हत्थे के गंडासे थे वो कहां से मिले हैं, तो याद रखना सीसवाल सभ्यता से मिले हमें। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र से क्या मिला, चित्रित धूसर मृत भांड जो है हरियाणा के कौन सी जगह से मिला, तो आपने याद रखना है भगवानपुरा से जो है चित्रित धूसर मृत भांड हमें कहां से मिले हैं, ये भगवानपुरा से मिले हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। 1975 से 1977 के अंदर जीपी जोशी के नेतृत्व में थी खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, हड़प्पा की पूर्व में राजधानी रही है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र दक्षखेड़ा हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय राखीगढ़ी जिला हिसार के अंदर बनने जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है, तो मिथ्या थल को कहा जाता है। तांबे के हत्थे वाले गंडासे सीसवाल सभ्यता के दौरान मिले, क्योंकि सीसवाल सभ्यता जो है तांबे से परिचित हुआ करती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी। उर तक समझ में आ गया तो ओके रिपोर्ट लिख के आप भेज दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देश के निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में हरियाणा आता है। हरियाणा फीमेल कांस्टेबल 23 सितंबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए शाबाश सबको, राम राम भाई। उच्च गंगे मैदानी क्षेत्र, पार गंगे मैदानी क्षेत्र, निम्न गंगे मैदानी क्षेत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शाबाश। देखो, इस देश को भौगोलिक आधार पर कितने भागों के अंदर बांटा गया, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत को भौगोलिक आधार पर 6 भागों के अंदर बांटने का काम किया गया, ठीक है। देश को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटने का काम किया गया, जिसमें पहाड़ आ गए, जिसमें आपके उत्तरी मैदान आ गए, प्रायद्वीपीय पठार आ गए, इसके अंदर आपके नदियां आ गई, जिसके अंदर आपकी और क्या रह गया, तटीय इलाके हो गए जिसके अंदर, ये सारे के सारे जो 6 भागों के अंदर जो है द्वीप रह गए, द्वीप समूह जो है, इनको बांटने का काम किया गया है। हरियाणा प्रदेश, भारत को 6 भागों के अंदर बांटने का काम किया गया है। बात समझ में आएगी। एक मैदान है इसी के तहत, इस मैदान का नाम क्या है, सिंधु गंगा का मैदान, जो सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है, सिंधु गंगा मैदान। ये जो सिंधु गंगा का मैदान जो है, ये भारत के सिंधु नदी आप सभी को पता है ऊपर से बह है, सिंधु गंगा का मैदान इस तरह से, ये जो मैदान है असम तक जाता है पूरा का पूरा। ये जो सिंधु गंगा का मैदान है, इसमें सबसे पहले उच्च क्षेत्र के अंदर ये जो पहाड़ी इलाका जो आता है सिंधु गंगा का, ये उच्च मैदानी क्षेत्र, ठीक है, उच्च क्षेत्र माना जाता है इसको, ठीक है। बीच में जो जैसे हमारा हरियाणा पंजाब जो बच जाता है, ये किसका, ये मध्य क्षेत्र माना जाता है। और निचले क्षेत्र में असम वगैरह जो, इसको इस मैदान का क्या कहा जाता है, निचला भाग कहा जाता है। तो हमारा हरियाणा जो है मध्य क्षेत्र जो है किसके अंदर शामिल है, हरियाणा प्रदेश जो है मध्य क्षेत्र के अंदर शामिल है। और मध्य क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, पार गंगे मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। मध्य क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, पार गंगे मैदानी क्षेत्र जो है किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। अगर नू पूछ ले कि सिंधु ये जो मैदान जो है टोटली, ठीक है, अगर सिंधु गंगा के मैदान के किस भाग में हरियाणा पड़ता है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी भाग के अंदर, ठीक है। यानी सिंधु गंगा के मैदान जो है उसमें हरियाणा जो है कौन से भाग के अंदर पड़ता है, तो आपने याद रखना पश्चिमी भाग के अंदर। तो हरियाणा मध्य भाग के अंदर है, ऑप्शन में मध्य भी मिल सकता है आपको, नहीं तो पार गंगे मैदानी क्षेत्र के अंदर जो हरियाणा पड़ता है। उच्च गंगे मैदानी क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ों के जो पहाड़ी इलाका जो वहां जो थोड़े बहुत मैदान जो है वो उच्च गंगे में आ गए। निम्न में पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, उत्तर प्रदेश का हिस्सा आ गया जो पहाड़ी नहीं है। और जो निम्न आ गया जो जमा निचला, वो कौन सा आ गया, वो असम का जो इलाका है, घाटियों का इलाका, वो निम्न गंगे मैदान के अंदर आ जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का इलाका आ गया। ओहो, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है। एचएसएससी लाइनमैन 14 नवंबर 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बताइए। सुल्तानपुर पक्षी विहार, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख इको पार्क हरियाणा प्रदेश का
देखो भाई, हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कोई आपसे पूछे कितने हैं? 2। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8। देखो 8 दे रखे हैं, अगर इसमें ऑप्शन में 8 ना हो, क्योंकि अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य को 14 मार्च 2018 को सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का काम कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया था? सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने का काम कर दिया था, इसलिए ऑप्शन में 8 नहीं हो तो फिर 7 भी दिया, ठीक मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? संरक्षित रिजर्व जो है क्षेत्र वो कितने हरियाणा के अंदर संरक्षित? वो कौन से हैं? 2 हैं। ठीक है, जींदाड़ा बीरबारा, और दूसरा कौन सा है? जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है वो। ठीक है, सामुदायिक आरक्षित वन हरियाणा के अंदर कितने हैं? सामुदायिक आरक्षित सामुदायिक आरक्षित वन कितने घोषित किए गए? आरक्षित क्षेत्र जो कितने घोषित किए गए हैं? ये भी 2 घोषित किए गए हैं। एक तो अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य 2018 में किया था, दूसरा कौन सा है? ब्रह्म सरोवर गोल्डन जुबली, ये 2017 के अंदर जो है सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। बात समझ में आगे होगी सबका। यानी हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य वैसे 8 हैं, लेकिन 8 में से एक जो सबसे बड़ा जो है अबूबसर वन्य जीव अभयारण्य, उसको 14 मार्च 2018 को सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र में घोषित कर दिया। तो अगर उसको काटने का काम एचएससी में ऑप्शन में 8 नहीं हो तो फिर आप 7 कर सकते हैं, नहीं तो अगर 8 दे रखा तो आपने 8 के साथ जाना है। संरक्षित क्षेत्र 2 है, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र कितने हरियाणा प्रदेश के अंदर? 2 हैं। सबसे पहले देखिएगा सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार, फटाफट इसके बारे में जो जो बात आप लोग जानते हो मैंने फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का। स्थापना कब हुई थी इसकी? साल 1971 के अंदर। ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा प्रदेश का स्थापना कब हुई थी उसकी? तो साल 1971 जो है, 1971 के अंदर जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किन के प्रयासों से हुई थी? प्रयास किसके थे? तो डॉक्टर सलीम अली जो है, जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली के प्रयासों से हुई थी। खोज का श्रेय किसको जाता है इसका? पीटर जैक्सन। जानो हमने तो बेरा कौन था भाई, उरा मारा, ये चीज भी है, अंग्रेज आया एक पीटर जैक्सन। यानी जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो आपने याद रखना, पीटर जैक्सन जो है, पीटर जैक्सन को क्या किया जाता है? खोज का श्रेय जाता है। अच्छा, इसको जलीय जीवों के लिए आरक्षित कब किया गया था? जलीय जीवों के लिए आरक्षित, जलीय जीवों के लिए आरक्षित करने का काम कब किया गया था? तो याद रखना है कि साल 1972 के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय विहार जो है, इसको किसके लिए आरक्षित करने का काम किया गया था? तो जलीय जीवों के लिए जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित करने का काम किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? साल 1991, 1991 के अंदर जो है इसको क्या दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और तारीख कोई आपसे पूछे तो बता देना है 5 जुलाई, 5 जुलाई 1991 को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 3 गांव पड़ते हैं जिनको मिलाकर के बनाया गया, चंदू और सडेरना, चंदू सडेरना, और तीसरा गांव कौन सा पड़ता है? सुल्तानपुर। ठीक है, और इनकी तहसील पूछ ले तो कौन सी तहसील लागा है? फर्रुख नगर तहसील के तीनों गांव, चंदू सडेरना और सुल्तानपुर। ठीक है, चंदू सडेरना सुल्तानपुर। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। घबराने की, चिंता करने की, टेंशन करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 5 जुलाई 1991 को दिया गया था। अच्छा, कितने वॉचिंग टावर है यहां पर? वॉचिंग टावर कितने हैं इसके अंदर? वॉचिंग टावर, देश का, हरियाणा का एकमात्र उद्यान है जिसके अंदर कितने वॉचिंग टावर लगाए गए? तो आपने याद रखना 4। किस खतर फेमस है? तो याद रखना साइबेरियन सारस जो है, साइबेरियन सारस खतर जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? फेमस है। किस खतर है भाई? मिला साइबेरियन सारस खतर जो है फेमस है। हरियाणा कसूता प्रदेश हमारा, वो एक जना हरियाणा अड़बैद करके यूपी में अड़बैद करता था यार, यूपी की जेल में बंद कर दिया। उसके बापू का लेटर गया, बोला बेटा खेत में प्याज बोने हैं और मैं बूढ़ा हो लिया, मेरा जुगाड़ सह को नहीं, तो होंदा तो तेरा गल मिल के खुदाई करवा देंदा और प्याज बो जाते। उसने उल्टा लेटर भेजा जेल में, तो बोलिया बाबू खेत की खुदाई ना करिए, बोला खेत में मैंने हथियार दाब रखे हैं और वहां जो खुदाई कर ली तो बेरा पिट जाएगा। ये वो लेटर जो है पुलिस वाला के थ्रू होकर जाओगा जेल में, जेलर ने पढ़िया को हो ये तो तकड़ा अपराधी, इसका तो खेत में हथियार दब रहे हैं। यूपी पुलिस आई आया क्या
10-15 पुलिस वाले ले रहे, 5-7 ट्रैक्टर वाले बुला लिए, सारा सौदा करके सारा खेत 3-4 किले थे, सारा दड़ दड़ सारा खेत पैड़ गया। मेरा छोरो ने पिट गया, उन्होंने पुलिस जा ली। फिर एक लेटर लिखा, बोले बाबू भीतर तो मैं तेरी इतनी मदद कर सकूं था, मैंने खेत खुदवा दिया, बोले तो भी इसमें गंठे बोलिए। साइबेरियन सारस जो है, साइबेरियन सारस खातर हरियाणा के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो आपने याद रखना है सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए है, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, ठीक है। और इसको जो है रामसर साइट के अंदर कब शामिल किया गया था, तो आपने याद रखना साल 2021 के अंदर जो है 2 को रामसर साइट के अंदर शामिल करने का काम किया गया था। किस किस को रामसर साइट के अंदर किया था, भिंडावास वन्यजीव अभियान को, और दूसरी जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अरे लाइक 700 यार, आदमी 1400, आधे कम, शर्म कर लो कि मैं थोड़ी मोटी। हरियाणा का, ठीक है, नंबर 2 आ जाओ, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, देखो भाई ये पड़ता है हरियाणा के बोलिया यमुनानगर जिले के अंदर। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला कौन सा हो गया, पहला अपना सुल्तानपुर हो गया, दूसरा कौन सा बच गया, कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का कौन से नंबर का है, तो याद रखना कालेसर हरियाणा का दूसरे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है। चलो प्रधान जी, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था कालेसर को, तारीख थी 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का काम किया गया था। एक नदी प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर मैदानी भाग से, यमुना नदी जो है कालेसर के थ्रू ही हरियाणा के अंदर जो है कौन से भागों के अंदर प्रवेश करने का काम करती है, तो यमुना नदी जो है इसी कालेसर के जंगलों से हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या करती है, प्रवेश करने का काम करती है। कौन से वृक्षों के लिए फेमस है, साल, कौन से वृक्षों खातर फेमस है, यू साल के वृक्ष पाए जाते हैं, खैर के वृक्ष पाए जाते हैं, कत्था बना जाता है खैर के वृक्ष से। इसके अलावा भाई सरस के लिए जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सरस, साल, खैर, इनके लिए जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, फेमस है। और कोई 2-4 बात अगर आपने आती है तो मुझे फटाफट बताने का काम, कालेसर के बारे में करने का काम करिएगा। 4682 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा भाई लाल जंगली मुर्गा, ठीक है, लाल जंगली मुर्गे के लिए भी कौन सा फेमस है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, लाल जंगली मुर्गा, लिख दिया मैंने भाई। और कुछ अगर इसके बारे में, और कोई कालेसर के बारे में, और कोई बच्चा बच्ची देविका बालिका जो भी हो मुझे बता सकती है इसके बारे में। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ एक मठ और है इसके अंदर, वो लिख लियो भाई, कौन सा मठ है, कालेसर महादेव मठ। कालेसर महादेव मठ जो है भगवान शिव को समर्पित है, इसी कालेसर के जंगलों के अंदर है, ठीक है, तेंदुआ भी पाया जाता है। असोला भट्टी वन्यजीव अभियान, ये जो असोला भट्टी वन्यजीव अभियान जो है ये राजस्थान के भरतपुर के अंदर एक वन्यजीव अभियान जिसका नाम क्या है, सरिस्का, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान के भरतपुर से शुरू होता है। हरियाणा के अंदर कौन से जिले इसके अंदर शामिल है, हरियाणा के अंदर गुड़गांव, हरियाणा का फरीदाबाद जिला, और हरियाणा का कौन सा है, मेवात जिला जो है, इसके अंदर जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या फिर असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का जो है ये एरिया है। और इसके जो है आसपास 1 किलोमीटर तक क्या किया गया है, पर्यावरण की दृष्टि से जो है इससे 1 किलोमीटर को जो है अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का काम किया गया है। किसके, असोला भट्टी जो है पर्यावरण की दृष्टि से जो है 1 किलोमीटर। हाँ एक चीज कोई आपसे पूछ ले कि हरियाणा का पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, यानी पर्यावरण की दृष्टि से हरियाणा का सबसे संवेदनशील वन्यजीव अभ्यारण्य कोई आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्या है, ये है संवेदनशील है। 2782 हेक्टेयर के अंदर जो है असोला भट्टी, 2782 हेक्टेयर के अंदर जो है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद कल वाली भी दे दूंगा, आज वाली भी दे दूंगा। वीर शिकारगढ़ कब बना था, मई 1987 के अंदर, ठीक है, मई 1987 के अंदर बना था। पंचकुला के कौन से शहर इसके अंदर आते हैं, कालका, और दूसरा कौन सा आता है, पिंजौर, और कालका को मिलाकर के जो है ये अभियान बनता है वीर शिकारगाह वन्यजीव अभियान। बिल्कुल सही है। एक बार क्लास कैसी चल रही है कमेंट करके मुझे बता दीजिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो आपको नहीं है, ठीक है, पिंजौर के अंदर है। बहुत बढ़िया भाई। 767 हेक्टेयर जो है 767 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है
गिद्धों की एक प्रजाति, इसका नाम है गिप्स। गिप्स नाम के गिद्ध के लिए हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है? तो सिकाबीर शिकारगा जो है, हिप्स नाम के वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसके लिए क्या फेमस है? 2009 के अंदर इसको पर्यावरण की दृष्टि से क्या घोषित किया गया था? संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित किया गया था। इसी के अंदर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खड़ा है, इसे में है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये जो यही वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बीर शिकारगा, इसी के अंदर जो है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो खड़ा पड़ा है बीर शिकारगा वन्य जीव अभ्यारण्य। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसके बारे में लिख लीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं बची। वनस्पति और जीव जंतुओं की विविधता के कारण हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कुमार भाई, बताइए शाबाश। ऐसी कोई मिठाई घोषित नहीं की गई है कि स्पेशल तौर पर हरियाणा सरकार के द्वारा कोई राष्ट्रीय नहीं होता, राजकीय शब्द आप लिख सकते हैं हरियाणा के आगे, ठीक है। प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण केंद्र दोनों है इसके अंदर, ठीक है। 7,767.30 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। गिप्स नाम की गिद्ध प्रजाति के लिए फेमस है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र इसी के अंदर है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपने क्या याद रखनी है कि वन्य जीव जंतुओं और वनस्पति केंद्र जो है, वनस्पति और वन्य जीव जंतुओं, इनकी जो विविधता के कारण हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस माना जाता है? तो बीर शिकारगढ़। इसका नवीनीकरण कब किया गया था? 2001 के अंदर इसका नवीनीकरण किया गया था। फटाफट देख लो भाई एक बार। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क है भाई, ठीक है, सबसे प्रमुख इको पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में 2 है, कालेश्वर और सुल्तानपुर हो गया। वन्य जीव अभ्यारण्य 8 है, अबूब शहर को निकाल दे 7 है। संरक्षित क्षेत्र हरियाणा के अंदर 2 है, सरस्वती और दूसरा कौन सा हो गया? बीरबारा। सामुदायिक आरक्षित 2 है, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य 2018 में बना था। गोल्डन जुबली ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र 2017 के अंदर बना था, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का सुल्तानपुर, स्थापना हुई थी 1971 में। किसके प्रयासों से? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। खोजकर्ता का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल सबसे ज्यादा 370 गिद्ध है। खोजकर्ता पीटर जैक्सन है। जलीय जीवों के लिए सुल्तानपुर को आरक्षित 1972 के अंदर किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 5 जुलाई 1971 को। हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसके अंदर 4 वॉचिंग टावर है, वो कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। साइबेरियन सारस के लिए क्या है? सुल्तानपुर फेमस है। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 8 दिसंबर 2003 को दिया गया था। यमुना नदी कालेसर के जंगलों से प्रवेश करती है। साल, खैर और सरस के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। 4,682 हेक्टेयर के अंदर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, ठीक है। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है भरतपुर के राजस्थान के सरिसी का वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। हरियाणा के 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात के अंदर। 2,782 हेक्टेयर के अंदर फैला है। इसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया जो है, इसको क्या किया गया? पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद कौन सा है? बीर शिकारगा वन्यजीव अभ्यारण्य। बीर शिकारगा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के पिंजौर और कालका के अंदर जो है, पंचकुला के अंदर है। मई 1987 में स्थापना करने का काम किया गया था। 767.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। गिब्स नाम की गिद्ध की प्रजाति पाई जाती है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र भी इसके अंदर है। और 2009 में इसको किसका दर्जा दिया गया था? 2009 में पर्यावरण की दृष्टि से इसको अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। एक चीज याद रखनी, असोला भट्टी के तो 1 किलोमीटर के आसपास ये अड़वैध है, लेकिन उरे याद रखनी इसके 5 किलोमीटर तक जो है, ठीक है, याद रखना है कि जो वीर शिकारगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो इसके 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या घोषित किया गया है? 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को घोषित किया गया पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र 5 किलोमीटर तक घोषित किया गया, जबकि असोला भट्टी वाला कितना था? 1 किलोमीटर। तो हरियाणा प्रदेश का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा बताया गया है? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है प्रमुख बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता बेटा। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हरियाणा के भूमि का कितना क्षेत्र जंगल से ढका हुआ होना चाहिए? यह भी एचएसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा शाबाश भाई। पिछले का सुल्तानपुर यार। कविता बेरवाल, येलो शर्ट अच्छी लग रही, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नौकरी लग जाओ तो एक गिफ्ट में पहुंचा दिए। देखो भाई, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हरियाणा के अंदर वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1989 को। हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है। मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा के अंदर वन, पर्यटन, शिक्षा मंत्री तीनों 99% एक के मिलेगा। वन, पर्यटन और शिक्षा मंत्री तीनों एक मिलेंगे, याद रखना है 99% तीनों एक मिलेंगे। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप मुझे। गलत उत्तर है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। 2022 वर्ग किलोमीटर, 21,316 वर्ग किलोमीटर, 14,700
37 वर्ग किलोमीटर, 16,560 वर्ग किलोमीटर। एचएसएससी आईटी इंस्ट्रक्टर 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। फटाफट बताइए, अलग अलग लाइक और शेयर भी कर दे रहा करो यार वीडियो ना, इतना काम तो आप कर सको यार। बताओ शाबाश भाई, बहुत बढ़िया शाबाश, बड़े अच्छे जा रहे हो सारे के सारे। देखो, हरियाणा 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। आकृति हरियाणा की कैसी है, विषम बाहु। विषम बाहु नहीं मिले तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, चतुर्भुज। हरियाणा की आकृति विषम बाहु और कौन सी है, चतुर्भुज है। ठीक है, विषम बाहु और कौन सी आकृति है, चतुर्भुज हरियाणा प्रदेश की आकृति है। अच्छा, चैंपियन सेट जो है, चैंपियन सेट के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटने का काम किया है। चैंपियन सेट के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटने का काम किया है, तो 5 भागों में चैंपियन सेट के अनुसार करे है। राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है कि किसी भी राज्य के कम से कम 33% क्षेत्रफल का वनों से ढका हुआ होना चाहिए। 44,212 वर्ग किलोमीटर को आप 33% निकाल ले, उसका 3 तो भाग दे दो सीधा, तो 14,737 के लगभग समथिंग इतना ही बनेगा। ठीक है, 33% ऑप्शन में उरनूबी है, 33% भी आ सकता है। ठीक है, 33% भी आ सकता है। क्षेत्रफल का तीसरा हिस्सा आप कर लीजिएगा, 14,737 वर्ग किलोमीटर जो है आसपास, इतनी जो है हरियाणा की क्या पाई जाती है, इसके अंदर वन होने चाहिए। लेकिन है कितने हिस्से पे यार, राष्ट्रीय वन नीति लिख रखी है हरियाणा की, तो राज्य वन नीति होगी यार। अर्जुन समझदार बन बेटा, राष्ट्रीय वन नीति लिख रखी है मैंने, राष्ट्रीय वन नीति लिखी गई है। समझ में आएगी बात। हरियाणा के अंदर कुल अभिलेखित वन, कुल अभिलेखित वन जो है का क्षेत्र कितना, फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा के अंदर कुल अभिलेखित वन का क्षेत्र कितना पड़ता है, 1602 किलोमीटर, 1602 किलोमीटर। इसको परसेंटेज में निकालें तो बिल्कुल सही है, 3.63, 3.63% जो है वो कुल अभिलिखित वन जो है कितने हैं, 3.63 हैं। बिल्कुल आप लोग सारे के सारे सही जा रहे हैं। अच्छा, फटाफट कुछ वनों के नाम बताओ भाई। हरियाणा में डाक के वन कड़े पाए जाओ, डाक के वन, जल्दी जल्दी कमेंट करो शाबाश। पढ़ चुके हैं आप पिछली क्लासों के अंदर। डाक के वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं, डाक के। नमी वाले वन हरियाणा में कहां पाए जाते हैं, नमी वाले वन। शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया वैसे, अब सबके उत्तर बिल्कुल सही जा रहे हैं। शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। अर्ध शुष्क वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं, अर्ध शुष्क वन। देखो भाई, डाक के वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं, करनाल के अंदर पाए जाते हैं। नमी वाले वन हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय वन हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर। शुष्क पतझड़ वन हरियाणा के जींद जिले के अंदर पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क वन हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पाए जाते हैं। ये 6 के 6 वन सारे के सारे जो है, इन सब को आप नोट करने का काम करिएगा अपनी कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से पीछे प्रश्न आए। सबका समझ में आएगी। यानी हरियाणा क्या करती, विषम बाहु और चतुर्भुज बताई गई है। चैंपियन सेठ ने 5 भागों में बांटने का काम किया। 7 दिसंबर 1989 में हरियाणा का वन विभाग की स्थापना हुई थी। पंचकूला के अंदर हेडक्वार्टर है। कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से इसके मंत्री, इस विभाग के। कुल अभिलेखित वन हरियाणा का 1602 किलोमीटर। इसका परसेंटेज निकाला तो 3.63 हो गया। डाक के वन करनाल में पाए जाओ हैं। नमी वाले वन अंबाला में पाए जाओ हैं। शुष्क मरुस्थलीय वन महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाओ हैं। इसके अलावा शुष्क पतझड़ वन जींद के अंदर पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क वन हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो है हरियाणा के अंदर कितने भागों के अंदर किसी भी के होने चाहिए, तो 33% हिस्से के ऊपर ये राष्ट्रीय वन नीति के तहत होने चाहिए भाई। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है, फटाफट बताने का काम करिए। अभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, जो सही उत्तर देगा उसको ये किताब दी जाएगी। तो प्रश्न का समय आ चुका है। अभी आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा उसको एक किताब दी जाएगी। क्वेश्चन आ गया भाई, चलिए।
प्रश्न ये है, और जो सही उत्तर देगा हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब आपके पते के ऊपर आपके घर भेज दी जाएगी। थोड़ा ज्यादा रह रहे ना कराया करो यार, कोई बात नहीं, एक आधा बालक आ रही है बहन भाई, अगर और किसी ने मिल जाओ मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा ना मैं वो मानूंगा। उसका अपना आगे पाछे देखता हूँ, मेरे पास जो है 1500 MBPS की स्पीड का नेट है, जो मैंने पहले देखा उसी का मान्य होगा। मेरे लिए सारे बराबर है, ना मनु करता किसी गलत को पार्शियलिटी करता, ठीक है। तो स्क्रीन के ऊपर प्रश्न ये है, पूछ लू भाई, यो को नहीं पूछ लू प्रश्न। प्रश्न ये है कि हरियाणा से मिले किस अभिलेख का संबंध बीसल देव से है? हरियाणा से मिले किस अभिलेख का संबंध बीसल देव से है? हरियाणा से मिले किस अभिलेख का संबंध बीसल देव से है? बिल्कुल सबसे पहले सही उत्तर जो देगा उसको जो है हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की किताब जो है आपके पते के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाएगी। आपको अपना पूरा का पूरा पता भेजना है, और अगर आप ट्रैक करना चाहो अपने पते को तो ई कॉम की वेबसाइट के ऊपर जाकर आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है एक पर्ची मिलेगी, उस पर्ची के अंदर नंबर होगा बार कोड के नीचे, उसको ई कॉम एक्सप्रेस की साइट के नीचे डाल देना, आपको पता लग जाएगा आपकी किताब कहां पहुंची है। तो सबसे पहले जो है उत्तर देने का काम किया है पिरिया के द्वारा उत्तर दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पिरिया नाम की आईडी थी, सबसे पहले सही उत्तर दिया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? टोपरा अभिलेख जो है, टोपरा अभिलेख के अंदर राजा अशोक के बारे में और बिसल देव चौहान जो है उसके बारे में जिक्र मिलता। टोटल 7 अभिलेख मिले थे, 7 में से 3 अभिलेख जो है वो राजा बिसल देव से संबंधित है, ठीक है। तो बिसल देव, इस बिसल देव वाला जो है संबंध किससे है? टोपरा अभिलेख से है, ठीक है, टोपरा अभिलेख से है। प्रिया बेटा 90 509 61 500 मेरे व्हाट्सएप के ऊपर अपना आधार कार्ड और आपकी जो डिटेल जो है पूरी की पूरी भेज दीजिएगा, 3 से 4 दिन में आपके घर के ऊपर किताब पहुंच जाएगी। देखिएगा अच्छा, बस निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ये गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है एक खेल पुरस्कार है, ठीक है। एक और पूछूंगा, चलो एक और पूछ लूंगा भाई। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार खेल से संबंधित है, किसको दिया जाता है हरियाणा के अंदर? कोच को दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के अंदर? 2 लाख रुपए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के तहत कितने दिए जाते हैं? 2 लाख रुपए देने का काम किया जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए जो है इसके तहत इनामी राशि मिलती है। भिवानी जिले के वीएम बेचैन जो है, वीएम बेचैन को जो है अब की बार का पुरस्कार दिया गया था। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, ये तो देखो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और महर्षि वेदव्यास में इनामी राशि फटाफट बताइएगा कितनी है? बाबू बालमुकुंद गुप्त पुरस्कार जो है प्रद्युमन भल्ला, प्रद्युमन भल्ला को देने का काम किया गया है, और इसके तहत इनामी राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपए। और वेदव्यास सम्मान के तहत कितनी है? 1,50,000 रुपए जो है वो वेदव्यास सम्मान के तहत इनामी राशि कितनी है? 1,50,000 रुपए, ठीक है। जन कवि मेहर सिंह सम्मान, ठीक है, जन कवि मेहर सिंह सम्मान, इसके तहत भी इनामी राशि 2.5 लाख रुपए किसको मिला था? लहणा अत्री को मिला था। किसको मिला था? लहणा अत्री को। बाबू बालमुकुंद गुप्त में भी 2.5 लाख है। इसके अलावा लाला देशबंधु गुप्त पुरस्कार, देशबंधु गुप्त पुरस्कार, देशबंधु गुप्त पुरस्कार में इनामी राशि कितने रुपए हैं? देशबंधु गुप्त पुरस्कार के अंदर भी इनामी राशि कितने हैं? 2.5 लाख रुपए जो है देशबंधु गुप्त पुरस्कार के अंदर दी जाती है। आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार में इनामी राशि कितनी है? आजीवन साहित्य साधना, ठीक है, आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार किसको मिला है? रोहित यादव को, रोहित यादव को मिला है। और इनामी राशि कितनी है? 7 लाख रुपए जो है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार के तहत कितने रुपए इनामी राशि दी जाती है? 7 लाख रुपए जो है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार के तहत कितने रुपए दी जाती है? 7 लाख रुपए, ठीक है। एक और रह गया हरियाणा गौरव सम्मान, हरियाणा गौरव सम्मान, ठीक है, हरियाणा गौरव सम्मान। यह सम्मान जो है जो हरियाणा से बाहर रह के हरियाणा प्रदेश का साहित्य में नाम रोशन करते हैं उसी को दिया जाता है। और दिल्ली के रहने वाले राजेंद्र अत्री को जो है यह पुरस्कार दिया गया है, और इसकी राशि भी कितनी है? 2.5 लाख रुपए जो है इसकी राशि भी कितनी है? 2.5 लाख रुपए है। रिंकू कह रहे सर छोरी छोरियान देव किताब, ऐसा कुछ नहीं भाई, कल एक पुरुष ने जीता था। 90 509 61 500 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ऐसा कुछ कौन बेटा, मेरे खातर सारा के सारे बराबर है। पढ़ इन चक्रा में ना पड़ा, वो एक जना का है घर 5-7 आदमी आएगी,
रिश्ता हुए कौन था भी जब कसूता काम हो रहा था, जानदा है वो कब्र कल्यार पैराम पड़ा बोला राम राम जी राम राम। छोरा का बाबू ने बोला जा बेटा चाह पिया दिया, ओका पिया लिया, बोला जा भी ना मैं ऐसे दिखा लिया, वो चक्कर में रिश्ता लगा था। तो यह बन जाएगी बेटा, इन बातों में कोई दम नहीं है। देखिएगा, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार खेल पुरस्कार कोच को दिया जाता है 2 लाख रुपए इनामी राशि। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए इनामी राशि है, वीएम बेचैन को दिया गया। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है, 1,50,000 रुपए। बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार देशबंधु गुप्त पुरस्कार 2.5 लाख रुपए हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। जन कवि मेहर सिंह सम्मान लहणा अत्री को मिला 2.5 लाख रुपए। आजीवन साहित्य साधना सम्मान रोहित यादव को मिला 7 लाख रुपए। हरियाणा गौरव सम्मान जो है रविंद्र अत्री राजेंद्र अत्री दिल्ली को मिला कितने रुपए, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, खेलों से। एक बार लाइक करियो रे, 1500 तो हो जाएंगे लगता, थोड़ी इज्जत सी रह जाएगी, करियो 1500 व्यापक कर दो शाबाश। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में प्रश्न आएगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। फटाफट देखिए शाबाश। 25/12/2021 को ITI प्लास्टिक कोटर यू केळवैद है भैया। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी पुरस्कार, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताने का काम करिएगा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी पुरस्कार जिक्र हमारा हो चुका है। यह किसके द्वारा दिया जाता है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, उर्दू साहित्य अकादमी जो है, उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। पंचकुला केंद्र इसका क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, जमुना तट, जमुना तट और दूसरा कौन सा है, उर्दू दिशा, ये इसकी दोनों क्या है, मुख्य पत्रिका है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान इसी के द्वारा दिया जाता है और इसके अंदर इनामी राशि कितने रुपए है, 1 लाख रुपए है। गुरु विरजानंद, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, 1500 हो गए बस, 1600 भी करते हुए। गुरु विरजानंद पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, विरजानंद पुरस्कार कौन सी अकादमी जो है विरजानंद पुरस्कार देने का काम करती है। हरियाणा साहित्य अकादमी, देखिएगा भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी, HR साहित्य अकादमी जो है, साहित्य गलत लिखा गया भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई थी और पत्रिका इसकी पूछे तो कौन सी है, साहित्य से हमेशा गंध आती है, हरिगंधा। ठीक है, हरिगंधा इसकी क्या है, पत्रिका है। 1970 9 जुलाई बिल्कुल सही है। प्रश्न आपसे जो पूछा गया था उसका उत्तर मुझे देने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया सारे के सारे कि गुरु विरजानंद पुरस्कार जो है किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है। गुरु विरजानंद पुरस्कार जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, SKT हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है विरजानंद। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृत भाषा के अंदर जो व्याकरण में अच्छा काम करता है, जो कवि, जो साहित्यकार, उसको जो है व्याकरण के क्षेत्र के अंदर जो है कौन सा सम्मान दिया जाता है, गुरु विरजानंद सम्मान जो है व्याकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितनी इनामी राशि है, 1 लाख रुपए इनामी राशि है। हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, HR संस्कृत अकादमी जो है, संस्कृत अकादमी का गठन कब हुआ था, 8 अगस्त 2002 के अंदर जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी का गठन हुआ था। और इसकी मासिक पत्रिका का नाम पूछे तो कौन सी है, हरिप्रभा जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी की जो है मासिक पत्रिका है। जन कवि मेहर सिंह सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए जन कवि मेहर सिंह के अंदर इनामी राशि है। और लहणा अत्री जो है हरियाणा के शायद कैथल जिले से संबंध रखते हैं, इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। और तक सारा का सारा मामला समझ में आ गया सबका। किसे का नहीं आया तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा, रिपीट करो, नहीं तो फिर आगे चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी 22 दिसंबर 1985 पंचकुला के अंदर है। जमुना तट और उर्दू दिशा, जमुना तट हिंदी भाषा में निकलती है, उर्दू दिशा हिंदी भाषा के अंदर है, जमुना तट उर्दू के अंदर निकलती है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सम्मान ये उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है, 1 लाख रुपए। गुरु विरजानंद सम्मान संस्कृत अकादमी हरियाणा के द्वारा दिया जाता है, 1 लाख रुपए व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में काम करने वाले को दिए जाते हैं। हरियाणा संस्कृत अकादमी का गठन 8 अगस्त 2002 को, हरिप्रभा इसकी क्या है, पत्रिका का नाम है। जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार
पुरस्कार हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 9 जुलाई 1970 को स्थापना हुई थी। हरिगंधा नाम की इनकी मासिक पत्रिका है। और 2022 के अंदर जो है लहणा अत्री को जो है जन कवि मेहर सिंह सम्मान दिया गया था। रुपए कितने दिए गए? तो 2.5 लाख रुपए इनको देने का काम किया गया है। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंत अक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था? हरियाणा फीमेल कांस्टेबल 19/2021। समझ में आया केस होता था यू? समझ में आया जुगाड़ के था यू? 1 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे एतवार ने हरियाणा करंट अफेयर की मेगा क्लास हो गई। लगभग 500-600 पर्सन ऐसे टॉप के लगभग 2.5 साल का करंट अफेयर आपको करवाने का काम करूंगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपने लाइव जुड़ना। घर में 2 फोन 3 फोन तो सारे चला दियो, आवाज उनकी बंद कर दियो, एक फोन में आप देखे जाइयो। बताओ बस के जुगाड़ है यो? बताओगे? बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। 29 मार्च का दिन था, साल 2016 की थी। बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है, उसके तहत जो है भाई गर्भ निरोधक इंजेक्शन बांटे गए थे। और उसके तहत जो है कि जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल लग गया। गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। लुआ देता ना तो बालक रखने को क्या दिक्कत है। 1 जुलाई 2015 को ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया था। जो खोयोड़े बालक है उनको टोन खातर। अंत्योदय आहार योजना, अंत्योदय आहार योजना कब शुरू करी गई थी? सस्ती दरों के ऊपर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 2018 के अंदर 5 जिलों को जो है किस रूप में चुना गया था? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है अंत्योदय आहार योजना के तहत जो है 5 जिले चुने गए थे। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, हिसार है, यमुनानगर है। चार थे शायद, 4 थे ना। 7:30 बजे होगी उस दिन क्लास, 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को 7:30 बजे होगी। 8:30 बजे क्लास हो अपने 1 घंटा पहले। तो ठीक है, ये बंद कर दिया योजना भाई। ठीक है, सलामती योजना, सलामती के गदी थी तना तो कईया का और की स्वयं भी कोई होती, दूसरा का देख देख क्यों करे जाओ। ठीक है, तो सलामती योजना थी भैया। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती है? गर्म और शुष्क हवाएं बताइएगा शाबाश। हरियाणा के कौन से भाग के अंदर चलती है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी भाग, या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग? देखो, लू बाड़ो रेतम चलेगी, बरसात कम होगी, जड़े तापमान सामान्य से ज्यादा होगा, ओढ़े चलेंगी। तो हरियाणा का वो इलाका कौन सा है? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो हरियाणा का दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो इसके अंदर क्या है? ग्रीष्मकालीन जो है क्या चलती है? लू चलती है। कौन सी जगह के ऊपर? हरियाणा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के अंदर शिवालिक के क्षेत्र के होती है, और सबसे कम जो है हरियाणा के अंदर है दक्षिण पश्चिम के अंदर, जो हरियाणा के अंदर कम बरसात हो है। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइएगा शाबाश भाई। एनडीएनडी टॉप के प्रश्न आओगे, कुछ करंट अफेयर भी आज होगी, लेकिन करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास 1 अक्टूबर को शाम को होगी। ठीक है, बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपने अपनी तैयारी परखनी है तो हरियाणा ग्रुप डी की बेहतरीन किताब 15 प्रैक्टिस सेट की हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी। नहीं मिले तो लीसो ऐप के ऊपर आपने ऑनलाइन मिल जाओगी, एड्रेस प्रॉपर दे दियो। ठीक है, 65 नंबर वाली किताब का नाम तो फेमस हो रही। बालक जाके दुकानदार को जी 65 नंबर वाली किताब दे दियो, क्योंकि 65 आ जाओगे तो लाग जाएंगे। बड़ा अच्छा काम किया गया इस किताब के अंदर। देखिए भाई, इसकी शुरुआत 2019 के अंदर हुई थी। मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, बिल्कुल ठीक बात है। 5 लाख तक का बीमा कवर गया, भी ठीक बात है। छोटे दुकानदारों से संबंधित यह भी ठीक बात है। तो सारी ये ठीक बात है। तो गलत तो आप करते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। लेकिन एक और योजना है इसी से संबंधित, सीएम क्षतिपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति योजना शुरू कब करी गई थी? 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री क्षतिपूर्ति योजना। यह योजना 2019 में चलाई थी, लेकिन तब मजाक होने इस योजना में तो यह योजना क्या कर दी? बदल दी। 1 अप्रैल 2023
2023 से जो है सीएम क्षतिपूर्ति योजना जो है ये चलाने का काम किया गया था। अगर किसी का टर्नओवर जीएसटी उस पर होना चाहिए, अगर किसी का टर्नओवर 0 से लेकर 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर है, तो अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो कितने रुपए उसने मिलेंगे? अगर किसी का 20 से लेकर के 50 लाख तक का टर्नओवर है तो कितने रुपए मिलेंगे? अगर 50 से लेकर के 1 सीआर 1 करोड़ तक का टर्नओवर है तो कितने रुपए मिलेंगे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे। और 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ तक का किसी का जीएसटी में सालाना टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में कितने कितने रुपए मिलेंगे? दिव्या यादव बिल्कुल आपका सही उत्तर है। 5 से शुरू हो जाओ, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20 लाख। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे। किस योजना के तहत मिलते हैं? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी। सर जी घड़ी कौन बांध रहे भाई? काला ने गिफ्ट दी थी, उल्टी ले गया काला घड़ी भाई। एक कुकर बांधू भी ले गया उल्टी है। 700 की लेके बोला 2700 की आई, वहां ले जाए बेहतरी। अरे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब बकवास किया जा रहा है सर। करंट अफेयर की किताब सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर जो है लगभग उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, कड़े को गलती ना हो, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना 1 अप्रैल 2023। अगर 20 लाख तक का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन करवाओगा 5 लाख, 20 से 50 लाख का तो 10 लाख, और 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 15 का है, और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में तो कितने रुपए मिलेंगे? तो फिर जो है 20 लाख रुपए उसने मिलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्व मध्य काल में भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा माना जाता है? भारत का पूछ लिया बैरी ने। पूर्व मध्य काल जो है, मध्यकाल पानीपत के अंदर बुक अवेलेबल है, किसी को नहीं मिल रही तो लीजो ऐप के ऊपर जाके बुक का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर ऐसी गजब की तैयार हो रही है, लगभग 1.25 साल की करंट अफेयर प्लस 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हरियाणा जी के नंबर नहीं कटेगा, क्लास ले लियो 1 तारीख ने। देखिए भाई, सोना का दुर्ग भाई किसने बनवाया था? सोना का दुर्ग कब बना था? 18वीं सदी के अंदर बना था। ठीक है, सोहन सिंह के द्वारा सोना का दुर्ग बनवाने का काम किया गया था। ये किस किले से मिलता है? तो इसकी संरचना जो है राजस्थान के भरतपुर के किले से मिलती है। ठीक है, भरतपुर का किला जो है उससे मिलती है इसकी संरचना। कन्नौड़ का दुर्ग, ठीक है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कन्नौड़ है, कन्नौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा इसको बसाया गया था। और जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मराठा सरदार किसके द्वारा की गई थी? त्यात्या टोपे के द्वारा करी गई थी। ठीक है, 1860 के आसपास पटियाला के अंडर में हुआ करता था। पटियाला का एक राजा था, राजा का नाम था नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र ने बोला छोरा का नाम पर कन्नौड़ का नाम बदलूंगा, तब नरेंद्र ने जो है इस महेंद्रगढ़ का नाम बदल के महेंद्र, अब इसका छोरा का नाम पर महेंद्रगढ़ कर दिया। बात समझ में आएगी? समझ में आएगी बात है? त्यात्या टोपे ने कन्नौड़ का जो किला था बनवाने का काम किया था, महेंद्रगढ़ का किला कह लिया आप इसमें। बाद में पटियाला के राजा नरेंद्र ने जो था आपका छोरा के ऊपर नाम दर दिया, बोला के दरूं महेंद्र दरती हूं, बोला महेंद्र नाम था छोरा का, महेंद्र के नाम के ऊपर दर दिया भाई। अगला किला है कर्ण का किला। कौन से जिले के अंदर पड़ता है कर्ण का किला? मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। झांसी का दुर्ग, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर जो है, अनंगपाल तोमर के द्वारा ये बनवाया गया था। इसकी मरम्मत किसके द्वारा कराई गई थी? पीसी चौहान, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मरम्मत करवाई गई थी। इसलिए इस किले को पृथ्वीराज चौहान का क्या कहा जाता है? किला कहा जाता है। एक राजा हुआ है द्रुपद नाम का राजा था, इसी द्रुपद नाम के राजा ने उरे तलवार बनानी शुरू करी थी, इसलिए इसको जो है असीगढ़ का किला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? असीगढ़ का किला जो है, असीगढ़ का किला इसी को कहा जाता है। तलवार यहां पर बनाई जाती थी। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? इसके अंदर जो है पुनर्निर्माण करवाने का काम किया गया था। आकृति कोई आपसे पूछने का काम, बिल्कुल 12वीं सदी आकृति को इसकी पूछने का काम करे तो कौन सी आकृति के अंदर? तो आपने याद रखना है चंद्राकार आकृति के अंदर। ठीक है, चंद्राकार आकृति के अंदर। तो आंसी का किला जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर एक बड़ा सी गेट भी बनवाने का काम किया था। तो आंसी का किला जो है आपने याद रखना चंद्राकार आकृति के अंदर बना हुआ, सबसे उस समय का जो है सबसे बेहतरीन कह लीजिए सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो माना जाता है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ क्लास के खत्म होने के बाद कल वाले भी दे दूंगा, आज वाले भी दे दूंगा। जब जमा कति एंडी पर्सन, हरियाणा महिला समृद्धि योजना किससे संबंधित है? भाई समृद्धि योजना महिलाओं की समृद्धि करनी सरकार ने। इन लोगों ने रंडिया का तरीब सूद ली, क्या रुपये दोगे खट्टर सरकार रंडिया ने?
हाँ, तामना रहता रही बात से। सामान्य श्रेणी की महिलाओं से संबंधित है, अनुसूचित जाति की महिला या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं से, या फिर सार्यता संबंधित है। हम्म, लुगाइया जिगर चल रहा है बाहर, एक जना इंस्टाग्राम चलाओ है, मैसेज नू खोल के देखा जानू को छोरी कहा पाऊंगा। मैसेज जा रहा है गोपी का, बोले मेरे 500 रुपये कदे होगा। सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, बिल्कुल इन सभी से संबंधित है भाई, ठीक है। हरियाणा महिला समृद्धि योजना किससे संबंधित है? इन सभी से संबंधित है हरियाणा, ठीक है। समृद्धि योजना, या जो योजना जो है अनुसूचित जाति, देखा जब बक बेड़ चाल हो रही सारा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अनुसूचित जाति की महिलाएं जो हैं उनको रोजगार देने के लिए मनोहर सरकार ने 2020 के अंदर इस योजना को चलाने का काम किया गया था। 2020 जो है, 2020 के अंदर, जुलाई 2020 के अंदर मनोहर लाल सरकार ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को समृद्ध करने के लिए 5% वार्षिक दर के ऊपर, 5% की जो वार्षिक दर जो है, वार्षिक दर के ऊपर 5% वार्षिक दर के ऊपर जो है 60,000 रुपए का ऋण देने का काम इस योजना के तहत किया जाता था। महिला समृद्धि योजना, कोई पूछा कब शुरू की गई थी, तो याद रखना जुलाई 2020 के अंदर हरियाणा के अंदर महिला समृद्धि योजना शुरू करी गई थी, ठीक है। इसके अलावा एक और योजना हरियाणा के अंदर, योजना का नाम क्या है? मातृ शक्ति, बजट के अंदर घोषित करी गई थी, पिछला जो बजट था, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, ठीक है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, इसके तहत क्या है कि परिवार पहचान पत्र के अंदर जिस भी महिला की इनकम 5 लाख रुपए से कम है और उस लुगाई की उम्र 18 साल से 60 साल है, 60 है तो बुढ़िया हो जाए, लुगाई तो गोरंदी, ठीक है, उसको जो है 7% की वार्षिक दर के ऊपर कितने रुपए का लोन मिलेगा? 3 लाख रुपए का लोन खट्टर सरकार देने का काम करेगी, ठीक है। समझ में आ जाओगी? हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, परिवार पहचान पत्र में जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, हरियाणा प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र में 5 लाख से कम होनी चाहिए, 18 से 60 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, 7% वार्षिक दर के ऊपर जो है कितने रुपए मिलेंगे? 3 लाख रुपए का जो है लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हरियाणा महिला समृद्धि योजना अनुसूचित जाति से संबंध रखती महिलाओं को जो है रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2020 के अंदर शुरू करी गई थी। 5% वार्षिक दर के 60,000 रुपए उपलब्ध करवाने का काम मनोहर सरकार कर रही थी। हरियाणा कन्या कोष की स्थापना हरियाणा सरकार के द्वारा कब करी गई थी? हरियाणा कन्या कोष की स्थापना कब करने का काम किया गया था? बताइएगा शाबाश। हरियाणा कन्या कोष, ये रिंकू नैन भाई, पैर तो नहीं बैठा कौन सा रिंकू नैन है। फालतू के कमेंट नहीं भाई, बस अपना काम से ध्यान रखो। 14 जनवरी 2015, 10 फरवरी 2015, 8 मार्च 2015 या फिर 20 अप्रैल 2015 को हरियाणा कन्या कोष की स्थापना कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी शेड्यूल कास्ट और बीपीएल की बेटी, बीपीएल की पहली बेटी के जन्म पर मनोहर लाल सरकार 21,000 रुपए खाते में डलवाने का काम करती है इस योजना के तहत। दूसरा, 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी सभी परिवारों में अनुसूचित जाति भी आ गई, सामान्य भी आ गई, बीसी भी आ गई। दूसरी दूसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए हरियाणा सरकार देती है। कन्या कोष के लिए हरियाणा सरकार ने कितने रुपए का फंड रखा है? 100 करोड़ का फंड रखा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2015 8 मार्च को जो है हरियाणा कन्या कोष की स्थापना करने की घोषणा करने का काम किया गया था। बात समझ में आएगी सबका? समझ में आएगी?
यानी जो है इसकी घोषणा, स्थापना की घोषणा 8 मार्च 2015 को करने का काम किया गया था। 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी एससी बीपीएल की बेटी जो है, उसके पहली बेटी के जन्म पर 21,000, और इसी तारीख के बाद जन्मी दूसरी बेटी किसी भी परिवारों से हो उनको 21,000 रुपए। और हरियाणा कन्या कोष के लिए कितना फंड जुटाने का सरकार का इरादा था, तो अपना याद रखना 100 करोड़ का फंड जो है जुटाने का हरियाणा सरकार का इरादा था। भवानी अंबा मंदिर हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल 26 सितंबर 2021 के सेकंड पारी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। फटाफट बताइए शाबाश। भवानी अंबा मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बहुत बढ़िया शाबाश। भवानी पानीपत के अंदर है, करनाल के अंदर है, अंबाड़ा के अंदर है, या फिर सोनीपत के अंदर है? पानीपत के अंदर। देवी मंदिर, इब्राहिम लोधी का मकबरा, एमू की समाधि कहां पर? फटाफट कमेंट करके बताओ एमू की समाधि। इब्राहिम लोधी का मकबरा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला शख्स कौन है? इब्राहिम लोधी। ठीक है। इसके अलावा काबुली बाग मस्जिद जो हरियाणा में मुगल काल की पहली इमारत है, काबुली बाग मस्जिद अपनी लुगाई के नाम के ऊपर बाबर के द्वारा बनवाने का काम किया गया था। इसके अलावा भाई सालारगंज गेट, सालारगंज गेट भी खड़ा है, हरियाणा के पानीपत के अंदर है। बू अली, बू अली कलंदर शाह की दरगाह, ठीक है, बू अली कलंदर शाह की दरगाह, ये भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? पानीपत के अंदर है। एमू की समाधि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हेमू की समाधि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? हाली पानीपति की कब्र भी यहीं पर है। करनाल, करनाल के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? करनाल के बारे में जिला कब बना था हरियाणा का करनाल? जिला कब बना था फटाफट बताइए। नगर निगम कब बनाया गया था इसको? साल 2010 के अंदर जो है करनाल को नगर निगम बनाया गया था। करनाल को जिला कब घोषित किया गया था? हरियाणा में सबसे अच्छी किस्म के बासमती चावल, सबसे अच्छी किस्म के बासमती चावल, अच्छी किस्म के बासमती चावल पूछो उत्तर करनाल हो जाएगा। चावल की सबसे ज्यादा प्रजातियां किसमें पूछो तो फिर उत्तर आपका बदल के कैथल हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कड़ा खुला था? फटाफट बताओ भाई। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, देश की पहली एनसीसी अकादमी कहां पर खुली थी? फटाफट कमेंट करके बताओ। देश का हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल बिल्कुल सही है, कुंजपुरा के अंदर। हरियाणा का पहला इंडोर स्विमिंग पूल, हरियाणा का पहला इंडोर स्विमिंग पूल, हरियाणा का पहला इंडोर स्विमिंग पूल, ई से इंदौर है, ई से इंद्री है। ठीक है। इंडोर स्विमिंग पूल इंद्री के अंदर। पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा। एनसीसी अकादमी हरियाणा के करनाल के गरोंडा के अंदर। ठीक है। महर्षि वेद व्यास का आश्रम कहां पर है? करनाल के अंदर। महर्षि वेद व्यास का आश्रम, महर्षि वेद व्यास जो है कृष्ण देवपायन, महर्षि वेद व्यास का आश्रम कहां पर है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ऋषि पाराशर का आश्रम, पाराशर का आश्रम करनाल के बहलोलपुर गांव के अंदर पड़ता है। जबकि पराशर का मेला कोई आपसे पूछे तो करनाल के तरावड़ी के अंदर लगता है, तरावड़ी तरोरी तराइन। पराशर का आश्रम बहलोल के अंदर है, करनाल में पराशर का मेला कोई आपसे पूछने का काम करता है तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? तरावड़ी के अंदर जो है मेला लगता है। बिल्कुल। बस्तलोक, बसंतली बस्तलोक जो है बिल्कुल सही है। बाबा सिमरन दास का मेला कहां पर लगता है? बाबा सिमरन दास का मेला कहां पर लगता है? सिमरन दास का मेला
बाबा सीमन दास का मेला कहां पर लगता है? करनाल के अंदर। गेहूं अनुसंधान निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही है, बाबा सिमरन दास का मेला जो है, सिमरन दास का मेला इंद्री के अंदर लगता है। गेहूं निदेशालय अनुसंधान की स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। और तक समझ में आ गया? इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है? अंबाड़ा। अंबाड़ा 1/11/1966 स्थापना कब की गई थी इसकी? बिल्कुल सही है, सारे सही जान लग रहे हो। 14वीं शताब्दी के अंदर अंबाड़ा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अंबा राजपूतों के द्वारा की गई थी। ठीक है, अंबा राजपूतों के द्वारा जो है, राजपूतों के द्वारा इसकी स्थापना करने का काम किया गया था, अंबा राजपूतों के द्वारा 14वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि आमों की अधिकता के कारण इसका नाम अंबाड़ा पड़ा था। अच्छा, महाभारत में इसका नाम क्या था? अंबालिका था। हरियाणा के अंदर जो है रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? रेलवे का हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर कौन सी जगह के ऊपर पड़ता है? तो हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर जो है किसका हेडक्वार्टर है? रेलवे का हेडक्वार्टर है। अंबाड़ा के अंदर दो प्रसिद्ध मेले कौन से लगते हैं? शिव चौदस उत्सव, शिव चौदस उत्सव। और दूसरा मेला कौन सा है? वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला और शिव चौदस उत्सव, ये दोनों के दोनों हरियाणा के अंदर कहां पर लगते हैं? तो हरियाणा के अंबाड़ा के अंदर लगते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, उनका नानका कह लीजिए, उनकी माताजी के नाम से एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का नाम कौन सा है? गुरुद्वारा लखनौर साहिब। गुरुद्वारा लखनौर साहिब जो है किसके नाम के ऊपर है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की माता जो है, माता जी जो है, उनके नाम के ऊपर जो है गुरुद्वारा लखनौर साहिब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? हरियाणा के अंबावाड़ा यानी अंबाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। 1857 की क्रांति जो है, बिल्कुल किंगफिशर सेंट पॉल चर्च, बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति जो थी अंबाड़ा से शुरू होती है। श्याम सिंह नाम का गद्दार जो था, उसका संबंध भी हरियाणा के कौन से जिले से है? उसका संबंध भी हरियाणा के अंबाड़ा जिले से इसका संबंध है। एक गणराज्य हुआ करता था हरियाणा का, अगर आपने नाम सुना तो उस गणराज्य का नाम क्या है? कुनिंद गणराज्य। ये जो कुनिंद गणराज्य जो था, इसका संबंध भी किससे है? कुनिंद गणराज्य का संबंध भी हरियाणा से है। जिक्र अगर चल पड़ा है तो अंबाड़ा अंग्रेजों के अधीन कब आया था? अंग्रेजों के अधीन अंबाड़ा कब आया था? अंग्रेजों के अधीन अंबाड़ा कब आया था? तो याद रखना 1823 के अंदर। शिमला के अधीन अंग्रेजों ने इसको कब किया था? 1842 के अंदर। अंग्रेजों ने अंबाड़ा को जिला बनाने का काम कब किया था? 1847 के अंदर। यहां एक अंग्रेज, दुष्ट अंग्रेज का दरबार लगा था, कैनिंग दरबार अंबाड़ा के अंदर कब लगा था? 1860 के अंदर। अंबाड़ा के अंदर जो है रेलवे सुविधाएं कब शुरू हुई थी? 1880 के अंदर। हो जाओगे सारे के सारे आंकड़े, बड़ी बड़ी नजर मार लियो, गणित तो मारने की जरूरत को नहीं पे। ठीक है, कुनिंद गणराज्य का हिस्सा हुआ करता था। अंतिम ऑप्शन हमारा क्या है? सोनीपत। सोनीपत के बारे में फटाफट क्या क्या जानते हैं आप? जल्दी जल्दी जिले आपके कवर होने लग रहे हैं, गला गला रोज दो दो चार चार जिले के बारे में आप मैन मैन बात ठा ले। ठीक है, तो जिले आपने अटके पढ़ने की जरूरत को नहीं पड़ेगी। ठीक है, सोनीपत के बारे में क्या क्या जानते हैं? सबसे पहले जिला कब बना था सोनीपत? सोनीपत जिला कब बना था? बिल्कुल सही है, सोनप्रस्थ के नाम से जो है इसका प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। सोनीपत का एक गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या है? फिजीलपुर। इसी सोनीपत के फिजीलपुर गांव के अंदर भगवान विष्णु जो हैं सैया के ऊपर लेटे हुए, जो मूर्ति जो है सैया पर लेटे हुए की मूर्ति भगवान विष्णु की कहां से मिली है? सोनीपत का फिजीलपुर जो है, सोनीपत के फिजीलपुर से भगवान विष्णु के सैया के ऊपर लेटे हुए जो है क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी। 22 दिसंबर, बिल्कुल सही है तारीख। एक 1967 लिखने लग रहा है, 22 दिसंबर 1972। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा का सोनीपत जिला बना था। सोनप्रस्थ प्राचीन नाम है। फिजीलपुर से क्या मिला है? भगवान विष्णु की जो है मूर्ति मिली है। कहां से? फिजीलपुर से। और उस मूर्ति की खास बात क्या है? वो मूर्ति जो है लेटे हुए थी। डेरा नगन बालकनाथ का मेला कड़ा लगता है? एटलस साइकिल, बिल्कुल। डेरा
नगन बालकनाथ, डेरा नगन जो है बालकनाथ का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है, फटाफट बताइएगा। डेरा नगन बालकनाथ का मेला, फटाफट कमेंट करिए भाई। डेरा नगन बालकनाथ का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है? बाबा राम कसा का मेला, बाबा राम कसा का मेला, ये सारे मेले पेपर में एक भी इसी बात को लेकर के जो पेपर में ना आ रही हो अभी तक। ठीक है, तो नगन्नाथ ये मेला कहाँ लगता है? ये रंभड़ा के अंदर लगता है। और ये मेला कड़ा लगा सोनीपत के खुबड़ू गांव के अंदर जो है, कौन सा मेला लगता है? रामकसा मेला जो है कड़ा लगा है सोनीपत के अंदर, खुबड़ू के अंदर जो है क्या लगता है? रामकसा मेला लगता है। इसी सोनीपत का एक गांव पड़ता महारा गांव है, इसी महारा गांव के अंदर जो 1885 के आसपास जो है एक भगत का जन्म हुआ था। और भगत का नाम क्या? भगत फूल सिंह। और उन्हीं भगत फूल सिंह ने क्या किया था? सोनीपत के खानपुर के अंदर जो है 1936 के अंदर जो है हरियाणा का पहला महिला गुरुकुल की स्थापना करने का काम किया था। ठीक है, महिला गुरुकुल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई थी? भगत फूल सिंह के द्वारा करी गई थी। और आज जो है कानपुर का जो विश्वविद्यालय जो है उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, कानपुर की जो यूनिवर्सिटी जो, ठीक है, महिला विश्वविद्यालय उत्तर भारत का पहला, इसकी स्थापना सबसे पहले 1906 में हुई थी। अभी वर्तमान में दोबारा से इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया है? एजुकेशन सिटी के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो भाई सारा रिपीट करने की साची में हिम्मत को नहीं भाई, सारा सौदा की ये जो पूछ रहे क्या है, भवानी अंबा का मंदिर पूछ रहे क्या है, तो भवानी अंबा का मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जो है भवानी अंबा का मंदिर है। ठीक है, और घना है सौदा रह गया, नू तो एक जिला में 2 घंटे 1 घंटा लेकर जाओ आराम से। अगला प्रश्न देखिएगा, कसरौली किस रियासत की राजधानी होती थी? कलसिया रियासत की, अंबाला की, रानिया जो जैमल भट्टी की रियासत होती थी उसकी थी, या फिर रादौर यमुनानगर जो है छछरौली रियासत पूछ रही है कि किसका हिस्सा होती थी? इतना तो मेरा पट गया, छछरौली कड़ा पड़ा है तो हरियाणा का जिला कौन सा है? YNR यमुनानगर जिला जो है हरियाणा के यमुनानगर की रियासत हुआ करती थी छछरौली। अच्छा, यमुनानगर जिला कब बना था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा मुझे कि यमुनानगर हरियाणा का जिला कब बना था? यमुनानगर हरियाणा का जिला कब बना था? अरे कलसिया तो सब ने मेरा है यार, बहुत बढ़िया से, बस जिला बताइएगा यमुनानगर। प्राचीन नाम यमुनानगर का क्या था? अब्दुल्लापुर जो है, अब्दुल्लापुर जो है इसका प्राचीन नाम है। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर जो है इसका प्राचीन नाम है। एक शहर है इसका नाम है जगाधरी, जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? युगंधरा जो है जगाधरी का प्राचीन नाम है, एचएससी में 3 बार पूछा गया है। जगाधरी और यमुनानगर को क्या कहा जाता है? हरियाणा का, इन दोनों को हरियाणा का जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। स्थापना पूछी थी मैंने, अभी तक पूरी कंप्लीट डेट किसी भी बच्चे ने नहीं दी है। यमुनानगर का एक स्थान है खिजराबाद, तो खिजराबाद जो है बिल्कुल प्रवीण कुमार ने सही दिया है। 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को जो है यमुनानगर को अंबाला से अलग करके जिला बनाया गया था। ठीक है, तो जुड़वा शहर इसको कहा जाता है। अब्दुल्लापुर जो है इसका क्या है? प्राचीन नाम है। खिजराबाद का नाम बदल करके वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है? एक मंदिर है यमुनानगर के अंदर, नाम है क्या है? पातालेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर। बीरबल का छत्ता यानी बूढ़िया नामक गांव जो है, बूढ़िया नामक गांव के अंदर एक मंदिर है पातालेश्वर महादेव मंदिर। एचएससी में 2 बार पातालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पूछा गया है। 1828 के अंदर जो है खिजराबाद का नाम, मुस्तफाबाद का नाम तो सरस्वती नगर कर दिया, खिजराबाद का पूछ रखा बेटा, खिजराबाद का पजल ना हुआ, टेंशन ना ले। एक मंदिर है चिट्ठा मंदिर, जिसके अंदर भगवान हनुमान की मूर्ति, सफेद मूर्ति है, और यह भी यमुनानगर के अंदर है। खिजराबाद का नाम क्या कर दिया गया? बिल्कुल सही, भावेश कुमार, अनिल कुमार स्टूडेंट, बहुत सही, सारे के सारे सही उत्तर सबके। प्रताप नगर कर दिया। रेलवे वर्कशॉप है बिल्कुल जगाधरी के अंदर। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? तो प्रताप नगर करने का काम कर दिया गया। ठीक है, तो किसकी, छछरौली किसकी राजधानी हुआ करती थी? कलसिया रियासत की राजधानी हुआ करती थी छछरौली। इस कलसिया रियासत को चिट्ठा, बिल्कुल हनुमान की, भगवान हनुमान की सफेद मूर्ति पाई जाती है। ये जो कलसिया रियासत जो है इसको बसाने का काम किसके द्वारा किया गया था?
कलसिया रियासत को बसाने का काम किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। और अब बहुत सारा सौदा नू तो एक एक कलसिया रियासत को सरदार गुरबख्श सिंह के द्वारा, ठीक है, कौन थे? गुरबख्श सिंह के द्वारा कलसिया रियासत की स्थापना की गई थी। छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और इसी चेरापूंजी कहे जाने वाले छछरौली से जो है क्या किया गया था? एक यानी 2015 के अंदर जो है इसी छछरौली से हर घर हरियाली योजना जो है वो शुरू करी गई थी। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? गुड़गांव है, हिसार है, अंबाला है, या फिर रोहतक के अंदर जो है नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी है। दो चार यूनिवर्सिटियां के नाम लिखूं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन हरियाणा के किस जिले के अंदर है? फटाफट नॉर्थ कैंप के साथ साथ बताइए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला पर्यटक विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला पर्यटक विश्वविद्यालय पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति, पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति विश्वविद्यालय हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ महिला यूनिवर्सिटी हरियाणा की। ये सारे के सारे जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? ये सारी पेपर में पूछ ली, जो मैंने लिखी नहीं, लिखाई बूंदी उसका है, कंटेंट बूंदा नहीं पाओगा। समझ रहे मेरी बात? ये सारे के सारे हरियाणा के सोनीपत जिले की है, हरियाणा के सोनीपत जिले की है। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है, गुड़गांव के अंदर है। सत्या अमेठी सुशांत ILLM और कौन सी रहेगी? फटाफट बताओ गुड़गांव के और कौन सी यूनिवर्सिटी है? GD गोयनका, KR मंगलम, ये सारे के सारी यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर। कोई आपसे पूछे तो 25 यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर कितने हैं? ये 25 यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और हिसार की बात करूं तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है हिसार के अंदर, 1995 के अंदर बना था। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर है। लुआस 2010 के अंदर बना था, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। अंबाला के अंदर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी 2009 में बनी थी, हरियाणा की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। रोहतक के अंदर 1976 के अंदर बनी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ कैंप, सत्या अमेठी, सुशांत IILM, GD गोयनका, KR मंगलम, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी हरियाणा के कौन से जिले की है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले की है, ठीक है। कड़ा की है, गुरुग्राम जिले की यूनिवर्सिटी है। हरियाणा की सभी गौशालाओं को हरियाणा के किस पोर्टल से जोड़ने का काम किया है? बिरानी केवरे बाबू का नाम बताने के शर्माओ है, वो एक जना का बाबू SP हुआ करता, और उसका छोरा ने बोलिया, बोला बेटा तुम, तेरे नाम का गल्ला है, मेरा नाम लाया कर। कोई भी पूछे किसका छोरा है? बोले SP भवानी प्रताप का लड़का। या कड़ा भी परिचय देने का अगर SP भवानी प्रताप का लड़का। उसकी मानो बोली रहन दे, इन बातों में कोई फायदा कौन कर रहा है, क्यों छोरा का भी इत्र में घमंड पैदा कर रहा है, तो घमंड आ जाएगा इसका भी इत्र में बाबू का नाम का। 5-7 दिन पाछा दो चार आदमी आगे घर घंटी बजाई, वो छोरा बाहर लिकड़ के आया। बोले SP भवानी प्रताप का लड़का। बोले जी मेरे बाबू तो कहो। बोले फिर मेरी मां नाटन को बताइए ना, छोरा में घमंड आ जाएगा। एक पोर्टल बनाया गया, नगर दर्शन पोर्टल। नगर दर्शन पोर्टल के तहत जो है अपने शहरी जो लोग जो हैं, शहरी लोग इस पोर्टल के ऊपर अपनी समस्याएं रख सकते हैं, अपने सुझाव हरियाणा सरकार को दे सकते हैं नगर दर्शन पोर्टल के ऊपर। ग्राम दर्शन पोर्टल जो है, इसी पोर्टल के ऊपर गांव के लोग जो है अपने सुझाव मनोहर लाल सरकार को भेज सकते हैं। कोई शिकायत आपकी, वो मनोहर सरकार के पास जो है शिकायत सुझाव जो है वो ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत आप भेजने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है समर्पण पोर्टल जो है, समर्पण पोर्टल किसके लिए किया गया था? सेवा में भाग लेने के लिए, ठीक है। 25
सितंबर 2021 को जो है समर्पण पोर्टल की शुरुआत हुई थी। ये जो था सेवा में भाग लेने वाले जो स्वयं सेवक जो हैं, यानी अगर आपने को सेवा करनी है तो सरकार को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा समर्पण पोर्टल के ऊपर। 25 सितंबर 2021 के अंदर जो है ये समर्पण पोर्टल शुरू हुआ था। हरियाणा की गौशाला, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी को कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है, आर्थिक नुकसान जैसे बाढ़ हो गया, कोई दंगे हो गए प्रदेश के अंदर जैसे नूम हुए थे, उनने भी अपना ब्यौरा कौन से पोर्टल के ऊपर, गौशालाओं को भी कौन से पोर्टल के ऊपर चढ़ाने का काम करना है, सरल पोर्टल के ऊपर चढ़ाने का काम करना है। ठीक है, किसके ऊपर है, सरल पोर्टल के ऊपर चढ़ाने का काम करता है। हरियाणा बजट 2023 में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता क्षेत्रों के लिए कितना बजट रखा गया था? फटाफट बताइए भाई, बजट के अंदर कितना रखा गया था? बजट के बारे में जो जो आप बात जानो हो, मैंने सारे के सारे बताने का काम करिएगा। ठीक है, देखो भाई, बजट कब प्रस्तुत किया गया था हरियाणा का? 23 फरवरी 2023 को। ठीक है, मनोहर लाल सरकार का ये कौन सा बजट था? मनोहर लाल का एज ए वित्त मंत्री रहते हुए चौथा बजट था। बजट के आकार में, बजट जो है, बजट के आकार में हरियाणा का पूरे देश में कैमा नंबर है? तो बजट के आकार में हरियाणा प्रदेश का कौन सा नंबर है? 13वां नंबर हरियाणा प्रदेश का। ठीक है, 2023-24 का बजट जो था 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था। पिछला जो बजट जो है, पिछले बजट से कितना ज्यादा है? तो याद रखना 11.6% पिछले बजट से ज्यादा है। पिछला बजट कितने का था? 1,77,255 करोड़ रुपए का पिछला बजट था 2022-23 का। अब की बार 1,83,950 करोड़ रुपए का है। अधिक कितना है? तो याद रखना है कि 11.6% जो है कि है पिछले से अधिक है। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान कितने प्रतिशत है? भारत की जो जीडीपी जो है, उस जीडीपी में हरियाणा का योगदान कितना? तो याद रखना 3.86% जो है देश की जीडीपी के अंदर हरियाणा प्रदेश का योगदान है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ते और बेस्ट एजुकेशन लीसो ऐप के ऊपर है। तोड़ टीम है, गजब की जमा। डी ग्रुप का अगर आपने नू है भाई सिलेबस नहीं हो तो डी ग्रुप का लाइव बैच भी है, उसका गलत सारा रिकॉर्डेड बैच भी दे रखा है। रिकॉर्डिंग मान लिया को सब्जेक्ट अपना मैथ को नहीं आंदा, रीजनिंग को नहीं आंदी, इंग्लिश समझनी है तो लीसो ऐप के ऊपर ग्रुप डी का बैच मिलेगा। उसमें 2 बैच दे रखे के बैच में, साथ में रिकॉर्डेड पूरा पूरा बैच कंप्लीट है और गलत लाइव चल रहा है, वो भी आपका 17-18 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो है जीडीपी में, भारत की जीडीपी में हरियाणा प्रदेश का योगदान कितना है? तो 3.86% जो है देश की जीडीपी के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश का योगदान है। अगर इस जो मैं बात करूं विजन की, तो इसका विजन क्या रखा गया है बजट का? तो याद रखना इसका विजन जो है किसको लेके चला गया है? तो 2047 का विजन प्रस्तुत किया गया है कि जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब जो है हरियाणा उसमें कैसा होगा? तो याद रखना कि आजादी के 100 वर्षों के लिए जो है, अगले 100 वर्षों के लिए आजादी के बजट का क्या किया गया है? बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया। विजन आपने याद रखना 2047 का था। इसी बजट के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 296,685 प्रति व्यक्ति आय। रट्टा मार लियो, मन्ना भी मारा था 4-5 दिन हो गए। ठीक है, 296,685, 296,685, 296,685, 296,685 याद हो जाएगा। 296,685 पशुओं के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन योजना शुरू की जाएगी बजट में। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू करने का काम किया जाएगा। पहला गोवन हरियाणा का पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया था। जो गौ सेवा आयोग जो है, गौ सेवा आयोग, इसका जो बजट जो था पहले 40 करोड़ रुपए हुआ करता, 40 करोड़ से बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? 400 करोड़ कर दिया गया। इसी बजट में पशुओं खातर जो है 2 कुत्तियां के हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। कुत्तियां के हॉस्पिटल वो कहां पर खोलने का काम किया जाएगा? गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर जो कुत्तियां के हॉस्पिटल भी खोलने का काम किया जाएगा। तो जो है 8316 करोड़ रुपए जो है किसके लिए बजट दिया गया है? मछली, बागवानी, मत्स्य, पशुपालन, इसके लिए कितना दिया गया है? 8316 करोड़ रुपए। मोटी मोटी बात समझ में आएगी। बाकी 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे जो हमारी लाइव क्लास होगी हरियाणा करंट अफेयर की, उसके अंदर बजट, खेल,
जितनी भी करंट अफेयर सारी लगभग 1.25 साल की आपने वो करवाऊंगा। तो हरियाणा का बजट 23 फरवरी 2023 को मनोहर लाल एज ए वित्त मंत्री पेश किया है। मनोहर लाल का चौथा बजट था। ये बजट जो है याद रखना लोकसभा की तर्ज के ऊपर ये बजट प्रस्तुत किया गया है और चौथी साल लगातार जो है टैब से बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है। ठीक है, परी बजट के ऊपर चर्चा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। परी बजट के ऊपर चर्चा करने वाला हरियाणा भारत का क्या है, पहला राज्य है। ठीक है, मनोहर का चौथा बजट था। बजट के आकार में 13वां नंबर है। 1,83,950 करोड़ का बजट था। पिछला 1,77,255 का था। 11.6% अधिक था। देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान 3.86% था। विजन 2047 को लेकर चला गया है। प्रति व्यक्ति आय 296,685 है। हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए गौ सेवा आयोग का बजट 40 से बढ़ाकर के 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। टोटल पशुपालन मत्स्य इसके लिए 8,316 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा सरकार के द्वारा रखा गया है। हरियाणा सरकार नेशनल गेम में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए इनाम के रूप में देने का काम करती है? बताइए शाबाश, कितने रुपए जो है नेशनल खेलों में गोल्ड मेडल देती है? ओलंपिक खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले को, ओलंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। ठीक है, नेशनल गेम के अंदर गोल्ड वाले को कितने, सिल्वर वाले के कितने, ब्रोंज वाले के, ओलंपिक में कितने मिलते हैं? 6 करोड़ रुपए। पैरा ओलंपिक में भी बराबर मिले हैं भाई, बिल्कुल। देश की बात आ जाए तो अपन क्या करना है, एक ट्रिक याद रखनी है, नेशनल राष्ट्रीय 753 की ट्रिक याद रखनी है। जो नेशनल गेम्स हो उनमें एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक है 753। ठीक है, नू ला लो। ठीक है, 753 याद रखने हो जाओगी। 753 किस किस का याद हो जाओगा? 753। देखो, 7 लाख रुपए गोल्ड मेडल के रूप में नेशनल गेम में, 5 लाख रुपए सिल्वर मेडल को देती है और ब्रॉन्ज मेडल में कितने रुपए देती है? 3 लाख हरियाणा सरकार देती है। 753 नेशनल में याद रखना। ठीक है, अच्छा, ओलंपिक खेलों के अंदर गोल्ड मेडल में 6 करोड़। ओलंपिक में रजत पदक को कितने रुपए देती है सरकार? रजत पदक को 4 करोड़ रुपए देती है। और कांस्य पदक जीतने वाले को ओलंपिक के अंदर कितने रुपए हरियाणा सरकार देती है? कांस्य पदक वाले को फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। पहला डिजिटल बजट भी था, चलो भाई लिख लियो एक भाई को है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार नेशनल में गोल्ड देने वाले को 7 लाख रुपए देती है, सिल्वर वाले को 5 लाख, ब्रॉन्ज वाले को 3,753। 2 लाख नहीं देती भाई, 2.5 करोड़ रुपए देती है ब्रॉन्ज वाले को। ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए। ओलंपिक में 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। ठीक है, 6 करोड़ 6425 ओलंपिक का कोड के है, 6425 याद रख लियो, 6425। ठीक है, नेशनल गेम का याद रख लियो 753, ओलंपिक का 6425। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं, यह बात पूछी गई है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आप मुझे उत्तर दीजिएगा कि हरियाणा के किस जिले के अंदर सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। कुल अभिलिखित वन। ठीक है, कुल अभिलिखित वन हरियाणा के अंदर जो है कितने हैं? 1602 किलोमीटर के अंदर जो है कुल अभिलिखित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन कौन से होते हैं? जिनके ऊपर सरकार का कब्जा होता है, कोई भी आम नागरिक उसके अंदर पशु कौन चरा सकता, लकड़ियां की जो उसके अंदर क्या नहीं कर सकता, कटाई करने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो आरक्षित वन होते हैं। ये जो आरक्षित वन जो है टोटल 1602 किलोमीटर है, इनका कितने % आरक्षित वन घोषित किया गया है? आरक्षित वन तो याद रखना इनका 15.97% जो है हरियाणा के अंदर कौन से वन है? आरक्षित वन है। ठीक है, हरियाणा के अंदर समझ में आएगी। पशुपालन उसके अंदर लकड़ी काटना ये उसके अंदर अलाउड नहीं होता। आरक्षित वन के अंदर राज्य सरकार की प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, तो टोटल जो है 1602 किलोमीटर कुल अभिलिखित वन, उनका आरक्षित वन कितना है? तो 15.97% जो है आरक्षित वन है। तो हरियाणा के टॉप के आरक्षित वन वाले 3 जिले कौन से हैं? देखो भाई कौन से हैं। पहले नंबर के ऊपर पंचकूला, नंबर 2 के ऊपर YNR, नंबर 3 के ऊपर कैथल। ठीक है, कैथल आरक्षित वन ज्यादा वाले। हरियाणा के कम आरक्षित वन, सबसे कम आरक्षित वन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर घोषित किए गए हैं? सिरसा, नंबर 2 नूह,
और नंबर 3 भिवानी। ठीक है, नंबर 3 भिवानी। यानी सबसे ज्यादा आरक्षित वन हरियाणा के पंचकुला में, नंबर 2 यमुना, नंबर 3 कैथल हो गया। सबसे कम आरक्षित वन हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, नंबर 2 नूह के अंदर, नंबर 3 के अंदर है भिवानी। उपरला उपरला भी याद रख लियो, जगह याद नहीं रहो तो सिरसा। ठीक है, उपरला उपरला याद रख लियो। आरक्षित वन कम और ज्यादा में समझ में आ गया। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कड़ा पाए जाओ है। सघन वन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? सघन वन। सघन वन हरियाणा के अंदर पहले नंबर के ऊपर कौन सा, दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा है? सघन वन हरियाणा के अंदर कहां पाए जाते हैं? सघन वन हरियाणा में सबसे ज्यादा। सघन वन हरियाणा में सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? यमुनानगर। सही है, यमुनानगर। यमुनानगर 22 किलोमीटर। और नंबर 2 पीकेएल 6 किलोमीटर। सघन वनों की बात हो रही। ठीक है, वित्सता, माता खीर भवानी, माता खीर भवानी और एक है लेवेंडर। ये तीनों के तीनों उत्सव 2023 के अंदर मनाए गए हैं। भारत के कौन से राज्य के अंदर मनाए गए हैं? वो परसेंटेज का जिक्र था बेटा। प्रिया समझा बेटा, ऐसा ना समझ जाओगा। मेरा समझाए तो समझदा को नहीं, तो समझाओगी तो समझ में आ जाएगी इसका। अरे वो टोटल ओवरऑल परसेंटेज का जिक्र था, ये आरक्षित वना का जिक्र हो रहा है। समझ में आ गई बात। वित्सता महोत्सव, माता खीर भवानी महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव। तनिष्की मलिक बिल्कुल सही है। माता खीर भवानी, लेवेंडर और वित्सता महोत्सव भारत के किस राज्य के अंदर 2023 के अंदर मनाए गए महोत्सव हैं? तो जम्मू और कश्मीर के अंदर। तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन पंचकुला के अंदर है, नंबर 2 यमुनानगर, नंबर 3 कैथल। और आरक्षित वन सबसे कम सिरसा में, उसके बाद नूह, उसके बाद भिवानी के अंदर है। हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इस प्राकृतिक स्थलाकृतिक क्षेत्र के प्रभागों में कितने भागों में बांटने का काम किया गया? पर्यावरण और भौगोलिक और प्राकृतिक स्थल, तीन चीज मानी गई है। इनमें से जो है हरियाणा प्रदेश को कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया, यह बात पूछ रखी है। नुआखाई, बिहान, राजा कृषि, ये तीनों महोत्सव भारत के किस राज्य में 2023 के अंदर मनाए गए? बहुत बढ़िया भाई, 8 4 5 6। बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने भागों में हरियाणा को भूमि आधारित पर्यावरण, भौगोलिक अध्ययन और प्राकृतिक स्थलाकृति के क्षेत्र में कितने भागों में हरियाणा को बांटने का काम किया गया है? तनीसी मलिक सबसे पहले सही उत्तर दिया आपने। नंबर 1 बांगर के रेतीले मैदान। नंबर 2 जलोड़ के मैदान, या फिर यमुना घग्गर का मैदान, आप इसको कह सकते हो। शाबाश, इसका उत्तर दियो भाई। नुआखाई, बिहान और राजा भूमि। 8 कह रहे हैं, कोई 6 कह रहे हैं। नंबर 3 अरावली। नंबर 4 शिवालिक। और नंबर 5 बताइएगा शाबाश, 5वें नंबर के ऊपर। फुट हिल या फिर पीडमोंट। ये 5 भागों में हरियाणा की स्थलाकृति को बांटने का काम किया है। ठीक है, डॉक्टर जगबीर का जिक्र यहां नहीं है बेटा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का काम करिएगा। कितने प्रभागों में बांटने का काम किया? बांगर के रेतीले लहरदार मैदान है, जलोड़ का मैदान या फिर यमुना घग्गर का मैदान, अरावली, शिवालिक और 5वां फुट हिल या फिर पीडमोंट। प्रश्न नुक्का नुआए जे 3 चीजें पूछ रखी हो। पर्यावरण, भौगोलिक और स्थलाकृति के आधार पर हरियाणा प्रदेश को कितने भागों में बांटने का काम किया है? 5 भागों में बांटने का काम किया। ठीक है, नुआखाई, बिहान, राजा कृषि
ये तीनों के तीनों उत्सव हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य के अंदर? नवीन पटनायक जहां के मुख्यमंत्री है ओडिशा, और इसी ओडिशा के कलिंग स्टेडियम के अंदर क्या हुआ था? बांगर ओल्ड खादर नया, बिल्कुल सही है। इली लिली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किस क्षेत्र से संबंधित कार्य करती है? इली लिली, केमिकल से, सूचना प्रौद्योगिकी से, ऑटोमोबाइल से, औषधि से। इली लिली हरियाणा का जिक्र है, बाहर का जिक्र करूं कदे सोचो, और कड़िया का जिक्र है। इली लिली, इली लिली, इली लिली। प्रिया, तरुण प्रजापति, हरियाणा ग्रामीण हिमांशु, ललित, बहुत बढ़िया प्रियंका। अरे प्रश्न है यो, किस क्षेत्र में हरियाणा में ये इली लिली काम करती है? 1976 के अंदर ये कंपनी आई थी हरियाणा के अंदर, हरियाणा के गुड़गांव के अंदर ये कंपनी आज काम कर रही है, 1976 से गुरुग्राम के अंदर। इली लिली ये औषधियों से संबंधित काम करती है। किससे संबंधित काम करती है? औषधि जो है, औषधियों से संबंधित काम करती है। अच्छा एक बात बताओ मैंने, समुद्री सुरक्षा को लेकर के भारत का किस देश के साथ में समझौता हुआ है? भारत और किस देश के मध्य समुद्री सुरक्षा को लेकर के समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच में शिक्षा को लेकर के समझौता हुआ है? शिक्षा, समुद्री नागरिक उड्डयन सहयोग, बस रहे। नागरिक उड्डयन सहयोग में किस देश और भारत के बीच में समझौता हुआ है? समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, नागरिक उड्डयन सहयोग। जैव विविधता को लेकर भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? जैव विविधता भारत और किस देश के बीच में? संपत सिंह, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही तरक्की करते रहे, भगवान करे अब की बार आपको जॉब जरूर मिले, ऐसी मैं मां सरस्वती से कामना करता हूं। आप लोग तैयारी करना, बस थोड़ी क्लास हो रहेगी भाई। समुद्री सुरक्षा को लेकर के सेशेलस, भारत और सेशेलस के बीच में जो है समुद्री सुरक्षा के लेकर जो है समझौता हुआ है। शिक्षा को लेकर जो है भारत और यूएई के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ है, ठीक है। नागरिक उड्डयन सहयोग भारत और न्यूजीलैंड जो, ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में नागरिक उड्डयन सहयोग। जैव विविधता का भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है। अरे काम की चीज है, कड़िया रपील अल्लाह के सीखोगे, ठीक है। शिक्षा को लेकर यूएई, अच्छा शिक्षा खतरा से हो, एजुकेशन का यूएई, समुद्री सेशेल्स, नागरिक उड़ान न्यूजीलैंड, जैव विविधता नेपाल, ठीक है। जो लिली, इली लिली जो है या 1976 तक गुड़गांव में औषधियों के सेक्टर के अंदर काम करने का काम करती है। प्राचीन समय में इंदौरी को किस नाम से जाना जाता था? इंदौरी नदी है, और प्राचीन समय में इंदौरी को जो है किस नाम से जाना जाता था? इंदौरी नदी का अपने प्राचीन नाम बताने का काम करना है, बस रही वह। वो एक ब्याई थी लुगाई थी, कौन है एक जना का, बोले हेलो मेरी बात सुन, नुबली मैं कौन सुनती तेरी बात, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति बहुत शरीफ हैं, मुझे अच्छा मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत शरीफ हूँ मेरे पति। नुबलिया बनोन सुन तो ले, सीटी थाना में तो बोल लो हूँ, तेरा अच्छा शरीफ पति उरा चोरी छेड़ने का चक्कर में पकड़िया गया, तोड़ी ही आ जाए होगी कोई आप क्यों नाम ले कड़ा किसी का। इंदौरी नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले एक नदी है हरियाणा की फेमस नदी है सरस्वती नदी। नंबर 2 एक यमुना नदी लिख लीजिएगा। सरस्वती नदी के प्राचीन नाम कौन से हैं? सरस्वती नदी के प्राचीन नाम वेदवती, अन्नवती, श्रुति। यमुना के प्राचीन नाम कौन से हैं?
कालिंदी, कालिंद पर्वत से निकलने। एक प्रश्न पूछा गया था कि यम की बहन के रूप में हरियाणा की कौन सी नदी है? यम की बहन, यम की बहन के रूप में, यम की बहन के रूप में किस नदी को माना जाता है? यानी इसका मतलब इसका भाई कौन था यमुना का, बाप कौन था, मां कौन थी इसकी? तीनों के नाम बताइए। यम की बहन का प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, बकवास नहीं रही। बिल्कुल सही है, प्रजापति नवीन। सूर्य पुत्री, पिता कौन हो गया इनका? सूर्य है, भाई यम है, मां का नाम भी तो बता दीजिए, मां का नाम। संजना, बाकी सदा नीरा होगी, बारहमासी होगी, खुला नाला भी अत्यधिक गंदगी के कारण खुला नाला भी यमुना को ही बोला जाता है। ठीक है, संजना। बस थोड़ी देर और चलेगी क्लास बेटा, चिंता टेंशन मुक्त हो जाओ। घग्गर नदी लिख लो। घग्गर नदी के अन्य नाम नट, सोतर, मृत नदी, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक। ये सारे के सारे नाम कौन सी नदी के हैं? तो सारे के सारे नाम जो है ये घग्गर नदी के नाम है। मृत नदी हो गया, राजस्थान का शोक हो गया, नट, सोतर। इसके अलावा एक और नाम है लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी, यह भी घग्गर नदी का ही नाम है। ठीक है, गोरा, आर्यों ने नाम बदला था दरसदवती, दरसदवती नदी जो है इसका नाम गोरा है। और अरुणा जो है, अरुणा, अरुणा लिखना था, ये गलती में लिखा गया, आंकड़ा भी इसी का नाम है भाई घग्गर का। अरुणाए, अरुणाए कौन सी नदी का नाम है? अरुणाए कौन सी नदी का नाम है? मारकंडा। अरे कम से कम भी 4-5 पेज भर गए हुए तेरे यार। जे क्लास लंबी ली तो मैटर भी तो फालतू दिया हुआ यार। प्रश्न भी तो आज गणे, नहीं तो 23-24 प्रश्न आ दिया, तो बस 30 प्रश्न है। नहीं देखनी यार, मैं घर था थोड़ा बुला के लिया, टाड़ा करते सोच यार मेरा अकेले होगा। शर्म कर थोड़ी मोटी तो यार, हल्की फुल्की शर्म कर ले, ज्यादा नहीं करता तो। दोहन नदी का प्राचीन नाम? किदवंती नदी। चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, हरियाणा में जितने टीचर लाइव क्लास लेते हैं वो कंटेंट देख लियो, और पूरा कंटेंट देखा, सारा देखा जाके एंड के कड़ियाएं भी देखा, और पूरा जो कंटेंट मिला आपने। तो ये जो है इंदौरी का प्राचीन नाम कौन सा है? अंशुमति इंदौरी का प्राचीन नाम। ठीक है, यानी सरस्वती का वेदवती, अन्नवती, श्रुति, यमुना का कालिंदी, सदानीरा, बारामासी, खुला नाला, यमुना का बायम, बाबू, सूर्य, मां कौन है? संजना है। गगर नदी को नट, सोतर, मृत नदी, राजस्थान का शोक, और लेटी हुई नदी। अरुणाए जो है नाम किसका है? मारकंडा का नाम है। दोहन नदी का प्राचीन नाम है किदवंती, दोहन नदी का प्राचीन नाम किदवंती है। गोरा द्रस्तवती का है, और इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या हो गया? अंशुमति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। फौजी साहब बहुत बिजी लाइफ है, मैं जरूर आपको कॉल करूंगा समय निकाल करके, मैं खुद आप जब जींद आऊंगा तो आपसे मिलने आऊंगा। बताइए बस शाबाश। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा। कुरुक्षेत्र के अंदर 8 सिख गुरु आए थे, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही 1857 की क्रांति प्लस में सिख गुरुओं के योगदान के लिए जो है, सिख गुरुओं के जो है योगदान के लिए म्यूजियम जो है वो, और 1857 की क्रांति के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर बनाने का काम किया जाएगा। गुरु नानक देव जो है 40 दिन तक यहाँ रुके थे, और उनकी याद के अंदर जो है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर जो है कौन सा गुरुद्वारा बनाया गया? तो गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। यहाँ पर गुरु नानक देव जी कहते हैं कि 40 दिन रुके थे, इसलिए गुरुद्वारा चिल्ला साहिब यहाँ पर बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट महिला खिलाड़ियों को कितने रुपए देकर सम्मानित करने का काम किया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस कब मनाया गया था? 8 मार्च को 2023 कब मनाया गया? राज्य स्तरीय समारोह सीएम सिटी करनाल के अंदर करने का काम किया गया। कुछ अवार्ड बांटे गए हैं। एक तो है इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दो महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। एक अवार्ड है कल्पना चावला, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, ये किसको दिया गया है? कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चंद्र प्रभा मदान को दिया गया है। शायद सोनीपत जिले की रहने वाली है चंद्र प्रभा मदान। इंदिरा गांधी महिला पुरस्कार के तहत 1,50,000 रुपए मिलते हैं। किस किस को मिला है? रितु लाठर और दूसरी है मोनिका शर्मा। 75,000 रुपए मिले हैं। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड महेंद्रगढ़ की वंदना को मिले हैं। चंद्रप्रभा मदान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत 51,000 रुपए दिए हैं। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में वंदना को कितने रुपए दिए गए हैं? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो 21,000 रुपए जो है महिला खिलाड़ियों को 8 मार्च को 21,000 रुपए जो है देकर क्या किया गया है? सम्मानित करने का काम किया गया है। कल्पना चावला अवार्ड जो है ये वंदना महेंद्रगढ़ को मिला है। रितु लाठर और मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दोनों को 75,000 रुपए दिए गए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चंद्रप्रभा मदान को दिए गए हैं, 51,000 रुपए दिए गए हैं। और 1,00,000 रुपए जो है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड महेंद्रगढ़ जिले की वंदना को देने का काम किया है। हरियाणा के किस जिले में 11 से 13 मार्च तक राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित करने का काम किया गया है? 11 से 13 मार्च जो है 1113 मार्च राज्य स्तरीय पशु मेला जींद, चरखी दादरी, सोनीपत या फिर हरियाणा के कैथल जिले के अंदर जो है जल प्रौद्योगिकी, जल प्रौद्योगिकी के लिए भारत का किस देश के साथ में समझौता हुआ है? बताओ वैसे बस। जल प्रौद्योगिकी का और भारत के किस देश के साथ में समझौता हुआ है? भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव, भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव जल प्रौद्योगिकी समझौता भारत और इजराइल के साथ में हुआ है। भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर जो आयोजित करने का काम किया है। तो 11 से 13 मार्च तक जो है 39वां पशु मेला था और राज्य स्तरीय, ये कहां पर आयोजित करने का काम किया है? चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। तोरग्या और परशुराम कुंड ये दोनों महोत्सव कहां पर आयोजित किए गए हैं? तोरग्या और एक है परशुराम कुंड, एक और था वह नाम ध्यान में को नहीं। तोरग्या परशुराम कुंड ये दोनों महोत्सव जो है, तोरग्या परशुराम कुंड भारत के अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव हैं, दोनों के दोनों। क्लास की पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रदान कर दी जाएगी। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बताइए शाबाश। कृषि क्षेत्र के अंदर 3 क्षेत्रों के अंदर इसको बांटा गया, सेवा, उद्योग और कृषि। सर्वाधिक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जिस तरह मन लिखे उसी तरह का योगदान है। सबसे पहले हरियाणा में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है 49.4%। उद्योग क्षेत्र का कितना? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 33.2% और कृषि क्षेत्र का कितना है? 17.4% जो है जीएसडीपी के अंदर जो है वो योगदान है। समझ में नहीं आया तो मेरे भी को नहीं आ रहा समझ में, तो के जुगाड़ है, लेकिन रट्टा मार दो सीधा का सीधा, बस सीधा रट्टा चेप दो। सेवा 49.4, उद्योग 33.2 और खेती में 17.4, सीधा रट्टा मार दो और कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। किस हरियाणवी जवान ने गणतंत्र दिवस की परेड में असम राइफल का नेतृत्व करने का काम किया है? आप सच्ची बात बताने या सुखी रहना कोनी जुगाड़े इकोनॉमिक्स पढ़ी तो भूल गया रिसोद में के बताएगा शाबाश। भारत का पहला वेद वन कहां पर बनाया गया है? भारत का पहला
वेद वन कहां पर बनाया गया है? बिल्कुल सही है, अक्षय गोयत जो है, अक्षय गोयत जो है गणतंत्र दिवस की परेड में असम राइफल का नेतृत्व अक्षय गोयत के द्वारा किया गया था। भारत का पहला वेद वन कहां पर बनाया गया है? बहुत बढ़िया भाई, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर जो है भारत का पहला वेद वन बनाया गया है। असम राइफल के अंदर जो है नेतृत्व करने का काम अक्षय गोयत के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में जनवरी 2023 तक, बागवानी बीमा योजना में जनवरी 2023 तक जो है कितनी फसलें शामिल करने का काम किया है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कब शुरू हुई थी, कोई बता सकता है? सब्जी व मसाले, फल व बागवानी, इन दोनों के लिए सरकार के पास में रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। बिल्कुल सही उत्तर है, 47 फसलें जो है जनवरी 2023 तक मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंदर कवर की गई है। मुझे इसकी तारीख बता दीजिएगा कि ये कब शुरू हुई थी। सब्जी और मसाले, इसकी अगर कोई खेती करे तो हरियाणा सरकार को 750 रुपए देने पड़ेंगे। फल और बागवानी की खेती करे तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर बीमा करवाने की बात है, अगर जे मान लिया सब्जी और मसालियां की खेती जे मान लिया खराब हो जाओ तो हरियाणा सरकार 30,000 रुपए देगी। और फल और बागवानी की फसल खराब हो जाती है तो हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? 40,000 रुपए हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ठीक है, 25 दिसंबर 2021 को ये जो योजना थी मुख्यमंत्री बागवानी योजना शुरू हुई थी। वर्तमान समय में 47 फसलें हैं। सब्जी और मसाले 750 दे के 30,000 रुपए मिलेंगे। फल और बागवानी 1000 दे के कितने रुपए मिलेंगे? 40,000 रुपए मिलेंगे। अजमेर संग्रहालय के शिलालेख में हरियाणा के किस शासक का वर्णन है? बिसलदेव चौहान, अनंगपाल तोमर, अर्णवराज चौहान या फिर राय पिथौरा पृथ्वीराज? फटाफट बताइएगा। अगर कोई भी साथी प्रैक्टिस सेट की तैयारी करना चाहता है तो अपने मोबाइल के अंदर एक वेबसाइट खोलिएगा www.lisoapp.com। इस वेबसाइट के ऊपर भारत के 50+ एग्जाम हैं, वो आप कवर कर सकते हैं। 10,000 मॉक टेस्ट सिर्फ 99 रुपए के अंदर आपको मिलेंगे। ये एग्जाम के नाम है, इस वेबसाइट के ऊपर आप एक बार विजिट कर सकते हैं। 10,000 से ऊपर मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे www.lisoapp.com के ऊपर। बिसलदेव चौहान का जिक्र किया था। बिसलदेव चौहान और अशोक, इन दोनों को एक कैटेगरी में 1 मिनट के लिए हमने रखना है। इन दोनों का जिक्र जो है एक अभिलेख के अंदर मिलता है, जिस अभिलेख का नाम क्या है? टोपरा अभिलेख के अंदर। ठीक है, टोपरा अभिलेख। ये जो थे 7 अभिलेख हमें टोपरा से प्राप्त हुए थे। कितने अभिलेख हैं? 7 अभिलेख प्राप्त हुए थे। यमुनानगर के अंदर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? यमुनानगर के सूद नामक स्थान से ये सातों के 7 अभिलेख जो है यमुनानगर के सूद से हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, सूद यमुनानगर से प्राप्त हुए थे। 7 अभिलेख हैं। 7 में से 3 अभिलेख जो है किसके हैं? बिसलदेव चौहान के हैं। किसके हैं? बिसलदेव चौहान के। इनकी भाषा याद रखना, भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषी के अंदर है। और लिपि कोई आपसे पूछे तो ब्राह्मी लिपि के अंदर है। फिरोज शाह तुगलक जो था, इनको चुरा करके कहां पर लेके गया था? फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर चुरा कर लेके गया था। और वर्तमान समय में ये अभिलेख जो है कहां पर रखे हुए हैं? फिरोज शाह कोटला दिल्ली जो है यहीं पर ये सारे के सारे रखे हुए हैं। इन अभिलेखों के अंदर ज्यादा जानकारी चाहिए तो किस चीज की जानकारी मिलती है? नैतिक शिक्षा की जानकारी मिलती है। ठीक है, नैतिक शिक्षा की। दूसरी, इसी टोपरा अभिलेख के अंदर हमें एक बात देखने को मिलती है कि जो बिसलदेव चौहान जो है उसके अंदर एक बात लिखवाता है कि बिसलदेव चौहान ने हरियाणा में तोमर और मलेच्छों को हराया था। ठीक है, तोमर मलेच्छ मतलब मुसलमान। तोमर और मलेच्छों को हरा करके हरियाणा के ऊपर किस व्यक्ति ने कब्जा किया था? तो उत्तर होगा बिसलदेव चौहान, क्योंकि टोपरा अभिलेख ये बात बताता है 7 में से 3 अभिलेख बिसलदेव चौहान के हैं। और उसमें बिसलदेव चौहान क्या लिखवाने का काम करता है कि तोमर और मलेच्छ जो है इनको हराने का काम जो है किया गया था। और तक समझ में आ गया सबका? हांसी अभिलेख जो है उसके अंदर राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का जिक्र है। अगली मुलाकात हमारी कल होगी। तड़का दोनों क्लास लगेगी आपकी, हिंदी की क्लास भी होगी आपकी, साइंस भी क्लास भी होगी आपकी। शेड्यूल उनका जो है टेलीग्राम चैनल जीके परवीन उड़ान के अंदर आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगली मुलाकात मेरे से आपकी 8:30 बजे होगी तड़का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। हरियाणा ग्रुप डी की 15 प्रैक्टिस सेट की बेहतरीन किताब हरियाणा के प्रत्येक बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी। ऑनलाइन लेनी हो तो लीसो ऐप के ऊपर जाके आप लोग बुक का एड्रेस डाल सकते हो। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर अब से थोड़ी देर के बाद डाल दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लगभग 2 घंटे तक मुझे झेलने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय। जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।